अगर उस समय काउंसलिंग जो होती थी वो काउंसलिंग में यू हैव टू फिल योर सीट्स एंड बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करती थी, तो लाइन में लगे हुआ करते थे। 4 सीट्स मैकेनिकल की बची थी और आगे 8 लोग खड़े थे, उसमें से 4 लोगों ने मैकेनिकल ले लिया। तो उसी समय डिसीजन ले कि आप क्या करना है, तो बोले चलो कंप्यूटर साइंस करते हैं। यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली एज वेल। आई वॉज एक्चुअली सिलेक्टेड इन गुड कंपनीज एज वेल, तो इट वॉज अ टफ कॉल फॉर मी टू एक्चुअली गो फॉर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप। वी आर वेरी फ्यू ऑफ द सक्सेसफुल टीम्स हु हैव बीन एबल टू पार्टिसिपेट इन टू नेशनल लेवल इवेंट्स। सो व्हाई डोंट स्प्रेड दिस नॉलेज, क्योंकि हर बच्चा इंजीनियरिंग के समय में ये चाहता है कि एटलीस्ट उसको हैंड्स ऑन लर्निंग मिले। तो इट वॉज प्योरली अ बूटस्ट्रैप कंपनी विद अ 40,000 रुपीज इन हैंड। उसी में किराया भी निकालना था। चालू करेंगे, बच्चे आ जाएंगे तो 3 महीने का किराया है और थोड़ा बहुत वो बेंच दो किसी से जुगाड़ कर लिया, किसी से बोर्ड लेके आना था, बोर्ड इकट्ठा कर लिया। हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम बच्चों को रोबोट बना रहा है। कॉलेज का स्टूडेंट जनरली जो है हमारे पास में आता था और बोलता था कि सर वो सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा क्या। स्कूल के पेरेंट्स भी हमारे पास में आए और बोले कि सर आप रोबोटिक्स के फील्ड में बहुत काम करते हो, हम आपका नाम सुना है रोबोटिक्स की फील्ड में, मेरा बेटा भी घर में कुछ ना कुछ वो टिंकरिंग करता रहता है, तो सर आपके पास में इसको मैं रख सकता हूँ क्या। हमारे पास में फर्स्ट ईयर में एक बच्चे से लेके 35 एडमिशन हुए एंड दैट टू वाज एट अ फेयरली गुड टिकट प्राइस। सेकेंड ईयर में वही ऑर्गेनिक एफर्ट 100 बच्चों तक पहुंच गया। फर्स्ट ईयर के बच्चे IIT लेवल के कंपटीशन में गए, पार्टिसिपेट करने गए और वहाँ पे इंजीनियरिंग के बच्चों को कॉम्पीट करके वहाँ पे जीत के आए। तो मुझे 25 रुपये इसलिए मिले कि मैं वो 9 राउंड का जो पूरा टूर्नामेंट था वो 9 की 9 गेम खेला और 9 की 9 गेम हारा। अगर हम बोलते ना कि पैसों के लिए काम करो, पैसों के लिए काम करो, पैसों के, सर आप जब तक पैसों के लिए काम करोगे तो आप असंतुलित भी रहोगे और हो सकता है शायद पैसा आए भी ना। एक वजह नहीं था कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये जो फील है ये हमेशा होना चाहिए कि भाई आप जिन भी भगवान को मानते आप जरिया हो, हम जरिया, वी आर द इंस्ट्रूमेंट। Hi, this is Indranil and welcome to the podcast The Spotlight Beyond Profession. The name of our podcast The Spotlight Beyond Profession का मतलब ही ये होता है कि हमारे जो गेस्ट होते हैं वो अंडर स्पॉटलाइट होते हैं ऑब्वियसली, और बियॉन्ड प्रोफेशन हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन दिस एंटायर पॉडकास्ट विल बी ट्राई टू लर्न एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ आवर गेस्ट, that how he met the brand for which we all know him today, how he met the business, what is his roadmap, how he is thinking to scale the business in near future. So please welcome our today's guest, Mr. Mudit Thakkar. Mudit Thakkar is the name behind the brand Youngovator, whom we all know today. Youngovator एक ऐसा मॉडल है जो इंदौर का एक स्टार्टअप है, एंड Youngovator के नाम हम जब भी सुनते हैं हमें लगता है कुछ यंग लोगों के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो इनके परिभाषा में यंग होता क्या है और कौन सी कैटेगरी को ये यंग मानते हैं वो हम मुदित जी से जानने की कोशिश करेंगे बेटरली। एंड मुदित जी को इंडियाज रोबोटिक मैन भी बोलते हैं। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ही नेम्ड एज इंडियाज रोबोट मैन, एंड यंगोवेटर है क्या, यंगोवेटर की जर्नी क्या है और यंगोवेटर की स्थापना कैसा हुआ है, एंड आगे यंगोवेटर को मुदित जी कैसे लेके जाना चाहते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर मुदित ठक्कर in the podcast The Spotlight Beyond Profession. First of all, sir, welcome to our show, The Spotlight Beyond Profession, and welcome to the podcast. And before we start anything and everything, I have 2 disclaimers. The first disclaimer is that my name is Indranil, so I'm a Bengali. So whenever I will start speaking in Hindi, you can laugh at me, I don't mind because I am habitual with it. And secondly, in this entire discussion, if I will ask anything and you don't want to answer, you can directly say no. There is nothing like avoiding और घुमा के कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है because we are completely unfiltered and uncensored. So जो भी आपको लगे आप वो शेयर करें. So first thing first, for the better purpose of our viewers, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुआ है, एंड बेसिकली यू आर फ्रॉम विच एरिया, एंड योर स्कूलिंग कैसे हुई, और ये बिजनेस की शुरुआत से पहले तक की आपका जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच इंद्रनील जी फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट। आपका पॉडकास्ट का नेम में ही बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि ये कैंडिड पॉडकास्ट होने वाला है। यस, कोई भी प्रिपरेशन मतलब इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे लगता है बहुत सारा कैंडिडेट कंटेंट निकलेगा। कमिंग टू द क्वेश्चन, मेरा जो स्कूलिंग है वो मेजरली इंदौर से ही हुआ है।
ओके आई एम बॉर्न इन खंडवा। खंडवा एक इंदौर के पास में एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा शहर है। और उसके बाद में पूरा स्कूलिंग, चूँकि फादर इज़ इनटू गवर्नमेंट जॉब, तो उनका इंदौर में पोस्टिंग था, तो फिर उसके बाद में हम लोग यहीं पे सब शिफ्ट हुए। और एक फेनली इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते हुए अपना ग्रेजुएशन मतलब अपना स्कूलिंग लाइफ कंप्लीट किया। चूँकि हम देखते हैं कि जनरली स्कूलिंग लाइफ इज़ ऑल अबाउट डूइंग फन, मस्ती और चीज़ें पढ़ते हुए निकल जाए, तो वैसे ही स्कूल निकल गया पूरा की पूरा। स्कूल के जस्ट बाद में मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया बी कंप्यूटर साइंस में, और वो भी इंदौर के एक कॉलेज है, वहीं से स्टार्ट किया। इंटरेस्ट जनरली हार्डवेयर ओरिएंटेड चीज़ें करने का था, और ये था कि मुझे मैकेनिकल ब्रांच में जाना है। बट उस समय काउंसलिंग, और वो जो आपको पता होगा उस समय काउंसलिंग जो होती थी, वो काउंसलिंग में यू हैव टू फिल योर सीट्स किस ब्रांच में आपको जाना है। एंड बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करती थी, तो लाइन में लगे हुआ करते थे। 4 सीट्स मैकेनिकल की बची थी और आगे 8 लोग खड़े थे, उसमें से 4 लोगों ने मैकेनिकल ले लिया। तो कोइंसिडेंटली मैकेनिकल ख़त्म हो चुका था, तो फिर उसी समय डिसीजन ले कि अब क्या करना है, तो बोले चलो कंप्यूटर साइंस करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया अपना, और 4 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। इंजीनियरिंग के एडमिशन होने तक भी ये नहीं पता था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। ओके प्रोग्रामिंग करते कुछ भी नहीं आता था, कोडिंग नहीं आता था, और उसी में ही इंजीनियरिंग करना है, तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क। बट यस, चूँकि थोड़ी बहुत तैयारी आईआईटी की कर रखी थी, जैसे हमारे हर ग्रोइंग अप चिल्ड्रन एस्पायरेशन होता ही है। एक्सपांशन होता है, तो वहाँ से थोड़ा सा इंड्योरेंस था। और मैं प्रोफेशनल चेस प्लेयर भी था उस समय, खूब चेस खेला था, तो एक पेशेंस और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये मालूम था कि हाँ, आता नहीं है बट कर लेंगे। तो ऐसे करके इंजीनियरिंग कंप्लीट करा। इंजीनियरिंग के जस्ट बाद में थॉट ये था कि चूँकि चेस ने मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप का थॉट हमेशा दिया, रिस्क लेने का एपेटाइट बढ़ाया, तो ये उद्देश्य था कि इंजीनियरिंग के बाद में कुछ ना कुछ अपना खुद का करें। अच्छी टीम बन गई थी, अच्छे लोग, चूँकि इंजीनियरिंग के अंदर यू मेक गुड फ्रेंड्स, और वो बना, अच्छे फ्रेंड्स मिले, तो था कि करना है। बट बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, जब हम ग्रोन अप होते हैं तो बहुत सारे बर्डन्स साथ साथ में चलते हैं। यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली एज वेल। तो आई वॉज एक्चुअली सिलेक्टेड इन गुड कंपनीज एज वेल, TCS में, इन्फोसिस में, बहुत सारे इसमें सिलेक्शन भी हो गया था उसी समय। तो इट वाज अ टफ कॉल फॉर मी टू एक्चुअली गो फॉर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड नॉट टू ऑप्ट फॉर द जॉब्स। तो फाइनली डिसाइड किया कि मुझे दुनिया को बताने के लिए एक अच्छा रेलेवेंट बहाना ये है कि मुझे एमटेक करना है। तो मैंने एमटेक करना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ में फिर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी भी स्टार्ट करी। तो फैमिली का सपोर्ट था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है उनका तो एक होता है कि बच्चा अच्छे पढ़ लिख ले एंड कोई कहीं लग जाए 9 to 5 में। सेम मतलब मेरी कंपनी खोलने के बाद 2011 में मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी, मतलब अपनी स्टार्टअप लॉन्च किया था। और मतलब अप टिल रिसेंट 2016 तक पापा बोलते थे कि अभी भी भर दो फॉर्म, वो रेलवे का फॉर्म निकला है और ये निकला है, वो भर दो। तो नो डाउट, चूँकि पूरी फैमिली सर्विस में थी, तो सबका ये थॉट, अब सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे। हाँ, तो और ज़्यादा टफ होता है। और ज़्यादा टफ होता है। तो मैंने अपने 2 साल जब एमटेक किया, तो माय थीसिस वाज कि ज़्यादा भी हम वो नहीं कर सकते ना, हम फैमिली के खिलाफ भी नहीं जा सकते। Yes. क्योंकि यू हैव लिमिटेड गैप्स ऑल्सो, क्वेश्चन ऑल्सो। तो मैंने ये बोला कि 2 साल लेट मी गिव टू माई सेल्फ, मैं अपने आप को देता हूँ, और उस दौरान में अगर हम कुछ प्रूफ कर पाए तो वो मेरे लिए भी एक थीसिस होगी, और मैं फैमिली को भी बता पाऊंगा कि यस, आई एम डूइंग दिस एंड दिस कुड हैव अ बिगर इम्पैक्ट। और फॉर्चुनेटली विद गॉड ग्रेस हमने मेहनत करी, और 2 साल में वी हैड वेरी गुड रिजल्ट। मैंने अपने इंजीनियरिंग के दौरान में अपनी चेस खेलते हुए कुछ 40,000 रुपये सेव करे थे, उसी से मैंने 2011 में स्टार्टअप लॉन्च किया। 13 तक में वी हैड वेरी गुड स्टूडेंट बेस, जो इंदौर के स्टूडेंट्स थे उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब पढ़ाते थे साथ ही What साथ। was your startup? तो इट वाज एजुकेशनल वेंचर, जिसमें हम स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज इन 2011-12 दिस स्टार्टअप कल्चर एंड दिस स्टार्टअप टर्मिनोलॉजी जो आजकल बहुत फैंसी हो चुका है, इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग एट द पर्टिकुलर टाइम तो पीरियड। वो इसीलिए मुंह से उस समय कंपनी निकल रहा उस चीज़ को लेके। तो वेंचर बनाया था कि हाँ, कुछ अपना खुद का करना है, तो क्या करना है। तो 4 साल के दौरान में हमने रोबोटिक्स में खूब काम किया था उस समय उस समय। दैट वाज वेरी एडवांस। सेकेंड ईयर से ही मैंने काम करना स्टार्ट किया था, और वहीं से ही मेरी एक बहुत अच्छी टीम बनी।
और इंडिया का ऐसा एक भी कॉलेज नहीं था उस समय जहाँ पे बड़े टूर्नामेंट्स या कॉम्पिटिशन्स होते और वहाँ पे हम नहीं गए। मतलब मैंने अपने इंजीनियरिंग के दौरान में प्राइज मनी से 3.5 लाख रुपए कमाए थे। वाओ। और उस प्राइज मनी से जो हमने, हमारा नाम, हमारी टीम का नाम तो हुआ, कॉलेज का नाम भी बहुत हुआ। और जब कॉलेज का नाम हुआ तो हमने कॉलेज से बोल के अपनी फीस भी माफ़ करवाई थी कि भाई आप हमारी फीस माफ़ करो, आपका नाम आ रहा, नहीं तो हम आपका नाम लेना बंद कर देंगे। तो ऐसे करके वहाँ से एंटरप्राइजिंग चीज़ें स्टार्ट करी। एंड इट इज इन द ईयर 2010-11 अपन बात कर रहे हैं। 9, 10, 11, 9 Okay. से स्टार्ट किया था, तो ये सब 9, 10 के समय की पूरी बात है। और फिर जब कंप्लीट हुआ तो फिर थॉट ये था कि हमने बहुत अच्छे से किया है, एंड वी आर वेरी फ्यू ऑफ द सक्सेसफुल टीम्स हु हैव बीन एबल टू पार्टिसिपेट इन टू नेशनल लेवल इवेंट्स, सो वाई डोंट स्प्रेड दिस नॉलेज। क्योंकि हर बच्चा इंजीनियरिंग के समय में ये चाहता है कि एटलीस्ट उसको हैंड्स ऑन लर्निंग मिले। अगर हर बच्चा नहीं भी हो तो एटलीस्ट एक बहुत बड़ा चंक ऐसा होता है जो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, बट वो समहाउ किसी कारणों से एक टियर 2, टियर 3 लेवल के कॉलेजेस में करने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने आता, तो उसके अंदर भी वो भावना तो रहती कि मुझे मेहनत करनी है, बट वो राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण वो नहीं हो पाता। तो हमने ये सोचा कि हम एक ऐसा स्टार्टअप क्रिएट करते हैं कि भाई जो इंजीनियरिंग के 4 साल में थ्योरी पढ़ाई जाती है उसका पूरा प्रैक्टिकल हमारे स्टार्टअप पे होगा, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब मैकेनिकल। और चूंकि मैंने आपको बताया मेरा इंटरेस्ट शुरुआत से मैकेनिकल में था, और काम जो है वो Accidentally computer science. हाँ, एक्सीडेंटल कंप्यूटर साइंस, तो उसके कारण कंप्यूटर साइंस भी अच्छे से पढ़ लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स की तरह आ गया। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फील्ड्स हो गया। तो जनरली क्या होता है कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट 4 साल तक सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ता रह जाता था उस समय। अभी तो थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिन नॉलेज आ रहा है, बट उस समय तो सिर्फ 4 साल तक कंप्यूटर साइंस, वो भी आधा अधूरा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला 4 साल तक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी आधा अधूरा। तो ये जो मिक्सचर है दोनों, वो कॉम्बिनेशन है, वो नहीं हो पाता था। इसी कारण रोबोटिक्स वाली टाइप की फील्ड अनटच थी, पर्टिकुलरली इस एरिया के अंदर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ईडो स्क्वायर के नाम से, एजुकेशनल स्क्वायर के नाम से हमने एक स्टार्टअप लॉन्च इन द ईयर 2011। ओके। और फिर उसमें फॉर्चुनेटली वी गॉट वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी और एजुकेशनल फ्रेटर्निटी में भी जल्दी पता चला कि हाँ ऐसा कोई स्टार्टअप आया है जिसने किया। वहाँ से हम भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट भी सीखते जा रहे थे भाई। Exactly. लॉन्च करना है तो क्या क्या चीज़ें लगेगी, क्या चैलेंजेस है, क्या चैलेंजेस आएंगे, अगर पढ़ाना है तो क्या फीस रखना पड़ेगी, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा, सब चीज़ें साथ साथ में सीखते भी जा रहे थे। और इट वाज ए, मतलब अभी के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मैं अगर बात करूं, इट वाज ए बूटस्ट्रैप कंपनी। इट वाज अ प्योरली अ बूटस्ट्रैप कंपनी विद 40,000 रुपीज इन हैंड। उसी में किराया भी निकालना था। और आप मतलब एमेच्योर सोच बोलोगे इस चीज़ को कि जब हमने स्टार्ट किया तो 8,000 रुपये किराया था, 8,000 करके 1 महीने का एडवांस देना था, तो 8,000 उसमें चले गए, 32,000 रुपये बचे। सोचा कि चालू करेंगे, बच्चे आ जाएंगे तो 3 महीने का किराया है, और थोड़ा बहुत वो बेंच दो किसी से जुगाड़ कर लिया, किसी से बोर्ड लेके आना था, बोर्ड इकट्ठा कर लिया, और घर में पंखे वंखे से इधर उधर कुछ ना, मतलब जुगाड़ करके ऐसा करा कि 2 महीने का किराया है, उसमें तो बच्चे आ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेगेटिव का तो सोचा ही नहीं कि ये 2 महीने में बच्चे नहीं आएंगे तो बंद करना पड़ेगा। स्टार्ट कर दिया, और ईश्वर भी अच्छे एफर्ट्स को कहीं ना कहीं आगे सपोर्ट करता है, उन्होंने भी सपोर्ट किया। एक अच्छा कल्चर की कम्युनिटी एक्सेस बहुत था। मैंने कॉलेज के समय में भी कम्युनिटीज़ बनाई थी। हमने एक फ्लेयर रोबोटिक्स रिसर्च क्लब बनाया था, और वो रोबोटिक्स रिसर्च क्लब इंटर कॉलेज रिसर्च क्लब था, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनिकली 100 रुपये मतलब एंट्री फीस रखी थी उस क्लब को ज्वाइन करने की, और उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 900 बच्चे ज्वाइन करवा दिए थे पूरे इंदौर के। तो वो क्लब की एक्टिविटी के लिए जो मैंने मेहनत करी थी कॉलेज के अंदर, वो मेरे वो कस्टमर बने यहाँ पे। और उससे मतलब एक बैच बन जाती है, जब आप रिजल्ट जनरेट कर देते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली माउथ पब्लिसिटी में वैसे करके उसको आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ाते रहे। साथ साथ में जो कॉलेज के दोस्त थे, चूँकि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में सब आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, तो एक दो फ्रेंड्स थे, उनकी वेबसाइट बनाने में बहुत एक्सपर्टीज थी, तो उन्होंने यार साथ में कुछ वेबसाइट बनाई, कंपनी बना देते हैं। तो बोला ठीक है बना देते। तो इंदौर सॉफ्टवेयर के नाम से कंपनी बना दी वेबसाइट डेवलपमेंट की। वो ये कंपनी जो बन रहे थे या जो था, इसमें आप ही थे कि आपके साथ भी कोई? मैं सेकंड वाले में मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज के, और जो ये वाली ट्रेनिंग कंपनी थी उसमें फ्रेंड्स का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि यार कौन पढ़ेगा, सोली इट वाज योर रिस्पांसिबिलिटी। बट वो जो अभी मेरी धर्मपत्नी है, उस समय वो मेरे साथ में आई, और वी बिकम को-फाउंडर्स एंड देन वी गॉट मैरिड। दैट्स ग्रेट। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा सवाल मेरा ये है
कि इन टुडेज टाइम जब हम ये प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम को देखते हैं, आज के तारीख में इट इज़ मोर ऑन चेजिंग ग्रेड्स, नंबर्स, क्योंकि ग्रेड्स आएंगे 80% में कट हो जाता है, 90% में कट हो जाता है, सो एवरीबडी वॉज चेजिंग दैट। जो ओपननेस होना चाहिए एजुकेशन को लेके कि आप जिज्ञासु है तो आप सवाल करिए, आप कुछ आइडिया लेके काम करिए, ये मिसिंग है समहाउ। तो आप इसको कुछ गैप समझते हैं कि यहाँ पे कोई एक काम की ज़रूरत है, या दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन टुडेज टाइम? सर ये बहुत बड़ा गैप है। ये हमारे आसपास के हर लोग रियलाइज़ कर पा रहे हैं उसको, बट जो चेंजेस आना चाहिए वो चेंजेस जिस स्केल पे आना चाहिए वो चेंजेस स्केल पे नहीं आ रहे, क्योंकि ये माइंडसेट का इशू है। बोलते हर कोई लोग हैं, बट जब करने की बारी आती नहीं, मैं ये इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज यू आर समवेयर रिलेटेड टू दिस फील्ड एंड यू हैव दैट एम्पावरमेंट, यू कैन चेंज एटलीस्ट मिनिमलिस्टिक तौर पे भी। यस यस, दैट इज द मेन रीजन आई एम आस्किंग। वो माइंडसेट चेंज पे ही हम लोग सब लगे हुए हैं इसके अंदर। हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो आप स्कूल ले लो, चाहे वो आप कॉलेज ले लो, थोड़े से कड़वे शब्द जरूर हैं, बट हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम बच्चों को रोबोट बना रहा है, एग्जैक्टली बच्चों को रट्टू तोता बना रहा है, एग्जैक्टली जिसमें बच्चे, दैट इज अ रियल कंसर्न। जिसे दैट्स अ बिग कंसर्न सर। हमारे बच्चे एग्जाम्स के लिए टॉपिक्स, चैप्टर्स पढ़ते हैं, याद करते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं उसका उनको नॉलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके आंसर रट के अपनी एग्जाम दे देते हैं और अगली एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। इन पूरी सिस्टम के अंदर जो हैंड्स ऑन लर्निंग, हमारा एजुकेशन क्या है सर? एजुकेशन इज एम्पावरमेंट ऑफ डूइंग समथिंग प्रैक्टिकल। बच्चे हाथ से अपनी रियल लाइफ स्किल्स सीखें, चाहे वो कोई भी हो, टेक्नोलॉजी स्किल्स हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, ये सभी चीज़ें जो है जब बच्चे हैंड्स ऑन सीखते हैं वो नॉलेज उनके चेहरों में, उनके हाव भाव में सब जगह झलकता है। और जब वो फिर मार्केट में काम लेने के लिए या किसी का काम करने के लिए जाते हैं तो वो अपने आप इतने एम्पावर्ड होते हैं कि लोग उनको लेने के लिए आतुर रहते हैं। आज हम देख रहे हैं स्टार्टअप्स के अंदर जब इंटरव्यूज होते हैं तो वेरी लेस पीपल आस्क कि आप क्या डिग्री करके आए हो। भाई मेरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, इस रिक्वायरमेंट को करने के लिए आप कैपेबल हो गया, अगर आप कैपेबल हो तो आपको जॉब मिल जाएगा। मेरे यहाँ पे आज की डेट में 2 स्कूल के स्टूडेंट्स एज अ इंटर्न ज्वाइन करें, जिसमें से एक ऑलरेडी आगे अपने फुल टाइम तरफ काम करने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि हम जब स्कूल के बच्चों को नहीं देख रहे हैं तो आज डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आपको अगर हैंड्स ऑन लर्निंग आती है तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी में काम कर सकते हो, और अगर आपने आईआईटी में काम किया है और अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है तो आपको कोई, हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है कि एक तरफ हम बोलते हैं कि देयर इज़ नो जॉब इन द मार्केट, गवर्नमेंट का भी इश्यूज़ हैं, एलिगेशन लगाया जाता है एक दूसरे के ऊपर, और जब एज एन एंटरप्रेन्योर या एज ए कोई भी बिजनेस ओनर अगर जब किसी को हायर करने के बारे में सोचते हो तब आपको क्वालिटी नहीं मिलता है। तो स्किल लेवल इज़ अनदर इशू। वो स्किल है ही नहीं जिस स्किल को आप तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही। सो ये एक मेजर गैप है जहाँ पे तो कोई क्लू ही नहीं समझ में आता है, एंड एजुकेशनल सिस्टम में ना कोई चेंज है, वही चले आ रहा है। बिल्कुल सही बात बोली। करंट एजुकेशन सिस्टम का काम क्या होना चाहिए? करंट एजुकेशन सिस्टम का काम ये होना चाहिए कि मार्केट में किन प्रकार की जॉब्स आ रही हैं उनको कंटिन्यूअसली इवॉल्व, मतलब उसको इवेल्युएट करते जाएं, और उसमें किन टाइप के स्किल सेट्स की जरूरत है, क्योंकि ये भी बहुत डायनामिक टाइम में चेंज होते आ रहा है। यस यस। तो उन टाइप के स्किल सेट को उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाए, जिससे जब बच्चा 3 साल या 4 साल की इंजीनियरिंग या अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकले तो डे 1 को तैयार रहे कहीं पे भी काम करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अभी हो ये रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को जब तक ये पता चलता है कि ये चेंजेस आना है, जब तक मार्केट में दूसरे चेंजेस आ चुके होते हैं। तो ये जो है ना, ये चेस वाला गेम चल रहा है, और उस चेस वाले गेम के अंदर जो स्टूडेंट निकल के आ रहा है वो लर्नड, जिसको बोलते हैं स्किल्ड, जो आपने वर्ड बोला कि जिसको सब चीजें पता हो और जो खुद से करने की कैपेबिलिटी रखता हो, जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो, वो नहीं आ पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा विडंबना है। और उसी के कारण एक तरफ जब आप बोल रहे हैं स्टार्टअप्स के पास में, कंपनीज के पास में, इंडस्ट्रीज के पास में अच्छे लोगों के काम करने के लिए खूब सारी नीड्स अवेलेबल है, और इधर काम करने वालों की जिज्ञासा है, उनको भी काम करना है, बट बीच में जो ये स्किल गैप है ये फुलफिल नहीं हो पा रहा। इस
स्किल गैप को फुलफिल करना हमारे एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है। ऑल्दो गवर्नमेंट अभी बहुत सारे इनिशिएटिव, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मोस्ट अवेटेड पॉलिसी थी, जिसके अंदर यही सब बात करेगी कि स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग हो, स्टूडेंट हैंड्स ऑन लर्निंग करें, इंटर्नशिप करें, कंपनीज में जाएं, न्यू एज टेक्नोलॉजीज को सीखें, अपने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग करें। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग मतलब ये कि जब तक आपके सामने प्रोजेक्ट नहीं होगा, जब तक आप हैंड्स ऑन लर्निंग की तरफ आगे नहीं बढ़ोगे। तो हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अपना सिस्टम बनाए, स्कूल्स को, कॉलेजेस को निर्देश दिए गए। इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो स्किल्ड स्टूडेंट बन के अपने एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलेंगे। परेशानी क्या थी सर पहले, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले, कि कुछ लोग इसके लिए इनिशिएटिव लेते थे, बट हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम बाउंड इतना था कि बच्चों को अगर आपने 75% की अटेंडेंस नहीं करी है तो आपको डिवार्ड कर दिया जाएगा। आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स जो कि कोई काम के नहीं थे, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, उनको पास करना है। अब वो सब चीज़ों के जो पूरा विशेष सर्कल है, उन सब चीज़ों के चक्कर में जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो भी नहीं पढ़ा। मेरे एक स्टूडेंट आया अभी मेरे पास में, वो रोबोटिक्स में सर ही इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन इन द कंट्री। मैं ये अपने 13 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पर जब मैंने पूछा कि अभी क्या कर रहे हो, तो बोले कि सर अभी मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में हूँ। तो मैंने बोला कब से कर रहे हो इंजीनियरिंग सर? बोले मैं 4.5 साल होने आ गए। 4.5 साल मतलब उसका ऑलरेडी 3rd ईयर में है, मतलब 1.5 साल पीछे चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके 4 से 5 सब्जेक्ट में बैक है। और बैक किन सब्जेक्ट में है? जैसे लेट्स से इंजीनियरिंग फिजिक्स में है, जो फर्स्ट ईयर से चलती आ रही है। तो अब वो सब चीज़ों की चक्कर, इधर उसने तो कैसे भी करके अपने रोबोटिक्स की नॉलेज को बढ़ा लिया, बट अभी टेंशन क्या है कि वो पुराने सब्जेक्ट नहीं निकलेंगे तो इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं होगी। यस। तो अब ये एक विशेष सर्कल है ना सर। इन सब चीज़ों से हट के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, कि हर स्टूडेंट, हम बोलते हैं ना कि एवरी स्टूडेंट इज ए यूनिक स्टूडेंट and have their own caliber and capabilities. Just that if we can identify that caliber and capability at right time with right student, वो अपने आप में हर चीज में एक्सेल कर सकता है। वो अब धीरे धीरे चेंजेस आने की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं, स्पेशली NEP 2020 के बाद में। ओके। और हम जैसे लोग, आपके वो उद्देश्य जो है वो हम समय से काम करते आ रहे हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम, करंट ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में उनकी अपनी परेशानियां हो सकती है कि उनको उस सिस्टम में बंद के काम करना है, बट हम इंडिपेंडेंट है तो हमें तो उसमें बंधना नहीं है। एग्जैक्टली। तो हमारे पास में जब बच्चे आते हैं तो वो यही सब उद्देश्य लेके आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी राइट मेंटर टीम के साथ कन्वेंशनल तरीके से थोड़ा सा हटके, जहाँ पे मैं अपना कुछ कर सकूं, वो करते हैं। और ऐसे बहुत सारे अच्छे उदाहरण हैं जहाँ पे स्टूडेंट नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट एंड द गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं हमारे यहाँ से पढ़ के, बट साथ ही में अपने खुद के वेंचर्स भी क्रिएट कर रहे हैं। और चूंकि अभी मैं रिसेंट टाइम में स्कूल के बच्चों से काम करना स्टार्ट किया मैंने, तो अभी हमारे स्कूल के बच्चे नॉट ओनली ये सब चीज़ों में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट अपने खुद के स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहे हैं, कई सारी जगह पे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, कई सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिसको वो अपने पेटेंट्स या इवन रिसर्च पेपर तक सबमिट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज लर्निंग आफ्टर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, आज इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एज इज जस्ट अ नंबर। तो आज 10th 11th क्लास के बच्चे, इवन 12-13 साल के बच्चे भी बड़े बड़े वंडर्स क्रिएट कर रहे हैं। ये प्रेजेंट जो कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम है, उसके तहत अगर मैं देखूं तो आपका काम बहुत यूनिक है। जो यंगोवेटर के भी जो आपने स्थापना किए हैं या उनका जो अभी चहल आप कर रहे हैं, दैट इज़ रियली वेरी वेरी यूनिक एंड रियली अट्रैक्टिंग मी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हाउ दिस इंसेप्शन हैज़ हैपेंड एंड हाउ यू आर ग्रोइंग अप एंड व्हाट इज़ योर फ्यूचरिस्टिक व्यू ऑन दिस। जैसे मैंने बताया कि हमने, मेरा जो प्रीवियस E2 जो वेंचर था उसमें हमने मेजरली कॉलेज, इज इट स्टिल अलाइव? नो, जो नया वेंचर यंगोवेटर है, इट्स अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस वन। ओके। विद अ न्यू नेम, विद अ न्यू एनर्जी एंड एवरीथिंग। बट द पेरेंट कंपनी सेम? कंपनी वो मेजरली प्रोप्राइटर फर्म था, तो उसको हमने प्रोप्राइटरशिप और उस फॉर्मेट में था। जब हमने प्राइवेट लिमिटेड बनाया तो हमने नई कंपनी ना, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स हु आर एंटरप्रेन्योर एंड हु डोंट अंडरस्टैंड द प्रोपोजिशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, सो वी विल डिस्कस इट इन फर्दर एज वेल। तो ये कंपनी जो है ये मेजरली यंगोवेटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। यंगोवेटर मैंने जैसे बताया कि पहले हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट के साथ में खूब काम किया। ये कौन से ईयर में आपने शुरू किया है? यंगोवेटर
2021 दिसंबर में, मतलब Okay. 2022 में उसका वर्किंग आफ्टर द कोविड पीरियड इज आफ्टर कोविड। तो प्रॉब्लम चूंकि क्या है कि आप जब कोई नई चीज करते हो तो यू शुड हैव टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन कम अप टू अ गैप बहुत ढूंढना बहुत जरूरी है, एंड देन पोजीशनिंग दैट तो गैप। गैप क्या पता चला हमें, जो हमारी थीसिस थी वो ये थी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो जब हमारे पास में लर्निंग करने के लिए आ रहे थे तो आप उनकी परेशानी समझ लो, पारिवारिक स्थिति समझ लो, जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे, उसके कारण कॉलेज का स्टूडेंट जनरली जो है हमारे पास में आता था और बोलता था कि सर वो सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा क्या? पर्पस वाज वेरी स्पेसिफिक। हाँ सर, सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? हमको कॉलेज के अंदर वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना थी या हमको वो सर्टिफिकेट जमा करना था, या दूसरा बच्चा आ तो रहा है पढ़ने के लिए, उसको सीखना भी, बट उसके पीछे जॉब का टेंशन इतना बड़ा है कि वो रह रहे कि उसको जॉब का टेंशन इतना बड़ा हो जाता है कि वो लर्निंग उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है। तो अब इन सभी परिप्रेक्ष्य में जब वो बच्चा सीखेगा ही नहीं तो वो आउटपुट नहीं ला पाएगा। तो एज अ टीचर जब आप ट्रेनिंग की फील्ड में हो, एजुकेशन की फील्ड में हो, तो आपके लिए सेटिस्फेक्शन मोमेंट कब होता है कि जब आप कोई चीज किसी व्यक्ति को डिलीवर कर रहे हो, वो उसको ग्रैस्प कर रहा है और उसके अंदर उसके जीवन में आप चेंज होते हुए जब देखते हो तो वो आपके लिए बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है। ये मोमेंट मैं थोड़ा थोड़ा मिस करने लगा था मेजरली कॉलेज के बच्चों के साथ में, वो उनकी सिचुएशन के कारण मतलब। और फिर उसी के साथ में एक अच्छी इंटरेस्टिंग घटना ये हो कि कुछ स्कूल के पेरेंट्स भी हमारे पास में आए और बोले कि सर आप रोबोटिक्स की फील्ड में बहुत काम करते हो, हम आपका नाम सुना है रोबोटिक्स की फील्ड में, मेरा बेटा भी घर में कुछ ना कुछ वो टिंकरिंग करता रहता है, इसको चीज़ को खोलना, बहुत सारी चीज़ें करना, तो सर आपके पास में इसको मैं रख सकता हूँ क्या? तो पहले तो मैंने मना कर दिया, मैंने इसके इन बच्चों के साथ में क्या करेंगे, पर एक दो बार उन्होंने फोर्स किया तो हमने कुछ बच्चों के साथ में काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पे एज अ टीचर मेरे लिए एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जब हम उनको कोई चीज़ पढ़ाते थे तो वो फुल क्यूरोसिटी के साथ में पढ़ते थे, उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, Yes. उनको कोई जॉब नहीं चाहिए, वो जो चीज़ पढ़ाते थे उसको फुल तरीके से ग्रैब करते थे और 3 नए क्वेश्चन मेरे से पूछते, सर ये कर लेंगे तो क्या होगा, सर वो कर लेंगे तो क्या होगा। तो ये चीज़ जो मुझे एज अ टीचर बहुत सेटिस्फेक्शन देने लगी, एंड दैट वॉज प्री कोविड। तो हमने फिर 2018-19 में एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम कुछ बच्चों के साथ में, स्कूल के बच्चों के साथ में, लिमिटेड बच्चों के साथ में काम करेंगे। वो ऑर्गेनिक रहा, उसमें एक पेरेंट, 2 पेरेंट, 3 पेरेंट, बहुत सारे पेरेंट्स एक दूसरे को बताने लगे और ऐसे लाइक माइंडेड पेरेंट बच्चे मिले हमको और उन्होंने भी बहुत सारे वंडर्स क्रिएट करे। उसी को हमने 2019 में रिपीट करा। उसमें हमारे पास में फर्स्ट, मतलब मैं बीइंग अ एंटरप्रेन्योर और फर्स्ट जनरेशन बिजनेस इन माय फैमिली, मार्केटिंग वॉज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी। तो मेरी, आप पुराने वेंचर में जिस बिल्डिंग में हम काम करते थे उस बिल्डिंग के बाहर भी हमारा बोर्ड नहीं था, मतलब इतना निथार्जी था, या जो भी आप बोल दो कि मतलब आप कोचिंग क्लास में आपको बिल्डिंग के बाहर बोर्ड तो लगानी पड़ेगी, जबकि कोचिंग क्लास में तो सिर्फ वही दिखता है। वही दिखता है। हमारे पास वो भी नहीं था। बट अच्छी चीज़ क्या हुई कि जो ये रोबोटिक्स वाली चीज़ हम अच्छे से पढ़ा पा रहे थे, स्कूल के बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे थे, तो वो ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ हुआ और हमारे पास में फर्स्ट ईयर में एक बच्चे से लेकर 35 एडमिशन हुए, एंड दैट टू वॉज एट अ फेयरली गुड टिकट प्राइस। सेकेंड ईयर में वही ऑर्गेनिक एफर्ट 100 बच्चों तक पहुंच गया हमारे पास में। और फर्स्ट ईयर के बच्चे आईआईटी लेवल के कंपटीशन में गए, वहाँ पे नॉट ओनली दे पार्टिसिपेटेड, हमने तो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था कि जाओ वहाँ पे जाओ, स्पेशल परमिशन लेके भेजा, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए और वहाँ पे इंजीनियरिंग के बच्चों को कॉम्पीट करके वहाँ पे जीत के आए। तो दैट वाज आल्सो बिग थिंग। तो ये कई सारी थीसिस प्रूफ होती जा रही थी और उसके बाद में फिर कोविड लग गया। तो कोविड लगा तो हमने कुछ समय ऑनलाइन उसको स्टडी करा। मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट कंसल्ट कर रहा था इस दौरान में, जिन्होंने फंड रेजिंग की थी, सब कुछ चीज़ें की थी। तो मेरा भी एक नया परिप्रेक्ष्य, मेरा भी नया नॉलेज बढ़ा। और फिर जब कोविड खत्म हुआ तो एक चीज़ और हुई कि कई सारे लोगों ने, कई सारे पेरेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस ले रखी थी कोडिंग से संबंधित। बहुत सारी कंपनीज उस समय, हाँ, उसमें सब लोग हाँ। अब उसमें क्या हो रहा था सर कि वो कंपनीज आई, बट अब उन्होंने तो ऐसा माहौल बना दिया था कि हर बच्चे को कोडिंग आना चाहिए, कोडिंग आना चाहिए, उसमें हर बच्चा उसके बिना बनना चाहिए, हाँ। वो सत्या नडेला बनना चाहिए। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सपने दिखाए। ठीक है, आप एज अ कंपनी आपने दिखाया, बट उसमें क्या हुआ कि देवर, मतलब मैं इंटरनली तो नहीं जानता, बट एक परिप्रेक्ष्य एज अ पेरेंट्स या एज अ नॉर्मल पर्सन ये है कि देवर वेरी प्रोफेशनल वन। मतलब वहाँ पे चूंकि उन्होंने कम समय में बहुत स्केल किया तो बहुत सारे नए नए टीचर्स उनको लाना पड़े। अब नए नए टीचर्स अगर अनट्रेंड टीचर्स होंगे, जिनको खुद को कुछ नहीं आता या जिन्होंने खुद ने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया, तो वो बच्चों को क्या चीज़ सिखाएगा? दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन। तो उस केस में क्या हुआ कि ऑनलाइन टीचिंग हुई और प्योरली ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन के अपने रिपरकेशंस भी है। घर में बच्चों का डिसिप्लिन नहीं आ पाता, लर्निंग के अंदर कहीं ना कहीं गैप रहता है, और टीचर्स नए नए थे तो उनने कॉन्सेप्ट समझाने में भी
अब आधा अधूरा समझाया नहीं, उनको जितना कॉन्सेप्ट पता है उतना ही कॉन्सेप्ट डिलीवर। बच्चों के क्वेश्चन जब थे तो या तो उन्होंने गोल गोल घुमा दिए, गलत बता दिए। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि बच्चों का जो एक टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के प्रति या इन सब्जेक्ट्स के प्रति जो एक रुझान आना चाहिए, जो इंटरेस्ट आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं डेविएट हो गया। और कुछ बच्चों ने जब पढ़ा भी अच्छा, जिनका इंटरेस्ट रुझान बढ़ भी गया, तो वो थी लिमिटेड क्लासेस, क्योंकि उनका तो पूरा एक स्केलेबल मॉडल बनाना है, तो वहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं है ना, कम्युनिटी अप्रोच नहीं था। तो वहाँ पे जैसे लेट से 52 क्लास, तो 52 क्लास के आपने 60,000 रुपये भरे हैं, तो जैसी 52 क्लास खत्म हुई तो 53 थर्ड क्लास भी नहीं रहेगी। अब आपने 60,000 से 1,50,000 रुपये भरे हैं 52 क्लास के अंदर, तो आपने टॉपिक पढ़ाया है एज अ टीचर। उसके बाद में जब उसकी एक्चुअल लर्निंग चालू होती है, जब उसका माइंड क्यूरियस हो रहा है कि हाँ मैंने ये सेंसर सीखा था, इस सेंसर से मैं क्या ये प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, ये सब चीजें जब वो दिमाग में सोचना चालू किया, जब तक तो क्लास खत्म हो चुकी, टीचर जा चुका है। वो अपने पेरेंट्स से पूछ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उन पेरेंट्स को नहीं आता था, बिल्कुल करवाया। अपने पीयर से पूछ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये तो उनके लिए भी नया है। अपने टीचर्स, स्कूल के टीचर से पूछ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं आता। तो अब वो जो क्यूरियोसिटी अंदर जागृत होने लगी, तो पेरेंट्स मेरे पास में आया, सर ये तो हमसे ये क्वेश्चन पूछता है, ये करना है, वो करना, हमको तो समझ ही नहीं आता, इसका सॉल्यूशन क्या दे। अब वो हमने 2-3 बार तो उसको है ना आगे मतलब बताया कि हम बताएंगे। अब वापस जिस चीज़ से हमने निकाला था कि उसका स्क्रीन टाइम कम हो, वो रील्स और शॉर्ट्स देखना कम करे, गेम वेम खेलना कम करे, वो सब उस तरफ से आगे वहीं पर वापस जा रहा है। तो हमारा पैसा भी व्यर्थ गया और बच्चा जिस फील्ड में आगे जाना था, तो वहीं से फिर हमने थीसिस निकाली कि ऑलवेज लर्निंग हैपन्स इन अ कम्युनिटी। मतलब लॉन्ग टर्म, अगर जब तक आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को नहीं करोगे, जुड़े नहीं रहोगे, जब तक आप उसके अंदर मास्टर नहीं बन सकते। आप एक बेसिक थीसिस ले लीजिए कि लेट्स से मुझे जिम में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो जिम में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो क्या 1 महीने का जिम ज्वाइन करके हम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं क्या? पॉसिबली नहीं है। हम 1 महीने में क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जिम में ट्रेनर रहेगा वो हमें बता देगा कि भाई डंबल्स उठाने कैसे हैं, लेग्स की एक्सरसाइज के लिए क्या क्या करना है, रेजिम बता सकते हैं, रिजिम बता देता। बट अगर उसके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो उसको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, उस इकोसिस्टम में बने रहना पड़ेगा, तब आप देख सकते हो और आपकी जो हेल्थ है तभी हो सकता वो है, सब चीजें बढ़ेंगी। यस। सिमिलरली हमने भी यही थीसिस अपनाई कि अगर स्टूडेंट को ये इनोवेटर बनाना है, तो उनके लिए हमें एक राइट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, अदर देन जस्ट अ कोर्स। कोर्स शुड बी वन पार्ट, बट उसके अलावा उसके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनेगा जिसमें वो लाइक माइंडेड स्टूडेंट से मिल रहा है, अपने क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स, अचीवमेंट्स, एक्लोड सब चीजें से डिस्कशन कर रहा है, तभी जाके उस चीज को आगे बढ़ाएगा। उसमें कॉम्पिटिशन्स आएंगे, उसमें बहुत सारी नई नई लर्निंग्स रहेंगी। जब लाइक माइंडेड लोगों के साथ में आप बैठते हो तो अल्टीमेटली आप भी वही बनते हो। हमारे एक कोटेशन बोलते थे कि आप यू आर द सम टोटल ऑफ द 10 पीपल दैट यू सिट अराउंड। यस, वही वो लाइक माइंडेड बच्चों को हमने बनाने के लिए कम्युनिटी यंगोवेटर बनाई, यंग इनोवेटर्स का शॉर्ट फॉर्म यंगोवेटर। तो हमने इनिशियली ऑनलाइन कम्युनिटी स्टार्ट करी, बट पोस्ट कोविड फिर जब दिस इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग प्रोसेस, यू हैव टू टॉक टू योर कस्टमर्स एंड टू आइडेंटिफाई व्हाट्स दे आर फीलिंग राइट नाउ। तो हमने पेरेंट्स से जब बात किया तो पेरेंट्स ऑल्सो उब गए थे बहुत सारा कि ऑनलाइन करा के बच्चे वो डिसिप्लिन आ नहीं पा रहा है, वो कंटिन्यूटी आ नहीं पा रही है, तो हमें अब तो फिजिकल की तरफ वापस जाना है। तो फिर हमने ऑनलाइन तो जो बनाया था प्लेटफॉर्म, एक लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन, हमने ऑनलाइन वर्जन क्रिएट करा। फिर हमने फिजिकल वर्जन में हमने अपना खुद के इनोवेशन लैब्स इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किए, और उस डिजिटल और उस फिजिकल को दोनों को क्लब करना स्टार्ट किया कि स्टूडेंट हमारे इनोवेशन लैब में आए, जहां पे उसको स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी मिले, जहां पे रोबोट्स, ड्रोन, 3D प्रिंटर्स, AR VR, कोडिंग, ये सब चीज़ों के साथ में एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल लिटरेसी का ब्लेंड हो, वहां पे वो सीखे भी और लाइक माइंडेड बच्चों के साथ में रोज कुछ ना कुछ टिंकरिंग करे। और यही चीजें अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो उसने प्रोफाइल क्रिएट करी है अपनी यंगोवेटर के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे भी लोगों को, दुनिया को शेयर करे और ये एक ब्लेंडेड रूप में चलते जाए। तो यहीं से मतलब ये पूरी जर्नी रही जिसमें पुराने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बात करके हमको उनके प्रॉब्लम्स समझ में आए और फिर उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमने यंगोवेटर की स्थापना करी। दैट्स रियली ग्रेट। एंड ये कितने साल के बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं आपके पास? हमारे पास में इस पूरी एक्टिविटी को हमने भी धीरे धीरे, एज मैंने जैसे बोला, इवॉल्व हो रहा है अभी, इवॉल्व होती जा रहा है। तो अभी करंट थीसिस के हिसाब से हम लोग 8 साल से बड़े
के ऊपर के बच्चे जो हैं वो हमारे पास में इस एक्टिविटी में कहीं ना कहीं दे आर एक्चुअली दैट ब्लूमिंग फेज। हाँ, वो इसमें क्या होता है कि जनरली आजकल तो बोलते हैं कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही हो जाए बच्चे और ये सब करें, बट शुरुआती जो प्री स्कूल या स्कूल शुरुआती स्कूल का जो समय होता है जब बच्चे थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक होते हैं, तो एटलीस्ट उन बच्चे अपनी इंग्लिश वोकेबलरी सीखते हैं, अपनी बातों को सही तरीके से पुटअप करना सीखते हैं, थोड़े थोड़े टर्म्स कीवर्ड सीखते जाते हैं। तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि एकदम इतने अर्ली में उनको इंट्रोड्यूस करना इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, जिसमें उनको अगर टर्म्स ही नहीं पता है तो वो लर्न करना उनके उतने अच्छे लेवल पे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे भी तो वो एक जनरली खाना पूर्ति एक्टिविटी के रूप में हो जाएगी, या जो घर में टॉयज खेलते हैं उस टाइप की एक्टिविटी हो जाएगी, जो कि हम घर में है ही। तो हमारी थीसिस के हिसाब से एक जनरली फोर्थ स्टैंडर्ड के आसपास का जब बच्चा रहता है, उस बच्चे को अगर हम ये चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो उसकी क्यूरोसिटी के साथ में उसको बेसिक छोटे छोटे टर्म्स और ये सब चीज़ें पता होती है, उसका माइंड डेवलप हो चुका होता है, वो अपनी बातों को सही शब्दों में पुट करना सीख चुका होता है। Yes. तो उनके लिए लर्निंग जो है वो आसान हो जाती है। तो फोर्थ स्टैंडर्ड ऑनवर्ड से हमारे पास बच्चे आते हैं जनरली। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो थर्ड स्टैंडर्ड में, जिनके पेरेंट्स ने स्पेशल हमें बोला कि हमारे बच्चे ऑलरेडी ये सब चीज़ों में पारंगत है। कोई यूएस से रिटर्न पेरेंट्स आए थे जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे ये एक्टिविटी करवा रखी थी बच्चों के लिए। तो कुछ एक्सेप्शनल थर्ड क्लास के बच्चे भी जनरली फोर्थ स्टैंडर्ड ऑनवर्ड आते हैं। 9th 10th तक के बच्चे इसको एक्टिवली परस्यू करते हैं, क्योंकि फिर 10th 11th के बाद में वही हमारे कन्वेंशनल पैटर्न में हम IIT की तैयारियां और लग जाते हैं, तो बच्चे उसमें उनके कुछ फोकस एरियाज डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये फोर्थ स्टैंडर्ड ऑनवर्ड जनरली। And is this majorly on robotics and mechanical point of view, or is there any other option? For now, it is a combination of three things Okay. that we have envisaged right now. One is technology knowledge, जिसमें राइट फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे घर के आसपास में हम बहुत सारी छोटी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं। जैसे कि हमारे घरों में वाटर लेवल इंडिकेटर होता है कि जैसे ही पानी फुल हो जाता है तो अपने आप अलार्म बज जाता है, बजर बज जाता है, और कम होता है तब भी बजर बज जाता है। अब ये डिवाइसेस हमने देखी है, आसपास में देखी है, बट ये कैसे बनती है? तो ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर, ब्रेडबोर्ड, डे टू डे बेसिस पे आपके काम आते हैं, आप देखते हैं लेकिन आप जानना नहीं चाहते। हाँ, तो वहाँ से मतलब ये बेसिक कंपोनेंट से स्टार्ट करके इनको जोड़ के ऐसे छोटे छोटे सर्किट्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उनको बनाना बच्चे सीखते हैं। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से कोडिंग आता है, तो उसमें कोडिंग के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बच्चे सीखते हैं। देन आता है रोबोटिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कोडिंग दोनों के कॉम्बिनेशन को इम्प्लीमेंट करता है रोबोटिक्स में स्टूडेंट, और उनको रोबोट्स, मैनुअल ऑपरेटेड रोबोट्स, फिर आपके जो आपके बोलते हैं ना ऑटोनोमस रोबोट, कोडिंग ओरिएंटेड रोबोट्स, ये सब चीज़ों को वो चलाता है, सीखता है, इम्प्लीमेंट करता है। और फिर आता है 3D प्रिंटिंग, तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन, AR VR, तो ये टेक्नोलॉजी के ये सब पार्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट लेवल वाइज धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट फन और इंटरेस्टिंग वे में डेवलप करते हुए धीरे धीरे सीखते जाता है। चूँकि अगर मैं इसको इंडिविजुअली इसलिए नहीं कर सकता यहाँ पे कि रोबोटिक्स की बात करेंगे तो इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऐप, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग, Yes. all of this thing combined, and then you can make actually a robot which is working and which can solve a problem, है ना? तो इसलिए हम 4-5-6 चीज़ों का ये पूरा टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर जैसे जैसे इनका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है तो उसका डेप्थ भी बढ़ती जाती है, उसका लेवल बढ़ते जाता है। एंड साथ में इसके साथ में एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि ये दोनों चीज़ों भी हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम से मिसिंग है। हम लोग बोलते हैं इंडियन ब्रेन्स आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें टॉप 100 कंपनीज जो वर्ल्ड की है उनमें से हर 5 से 10 के अंदर एक CEO इंडिया का है, ऐसा बोलते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके वो एटमॉस्फेयर मिलता है, वो वहाँ पे अपने आप को अकोमोडेट करके बढ़ जाता है। तो ये ब्रेन है तो यही कहीं ना, तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को, फाइनेंशियल लिटरेसी को स्कूल टाइम से वो बढ़ावा दिया जाता है। हमारे मतलब मुझे याद है जब मैं अपने स्कूल से निकला था, इवन कॉलेज तक आते आते मुझे ये नहीं पता था कि भाई कोई प्रोडक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो उस प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसके लिए बेसिक क्या क्या चीज़ें जोड़ के उसका प्राइस डिसाइड होता है। इवन बैंकिंग की जो बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है कि भाई ऑनलाइन NEFT क्या होती है, RTGS क्या होता है, मतलब एक बहुत बेसिक टर्म बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों से भी अवेयर नहीं रहता बच्चा प्रैक्टिकली, और उसके कारण फिर धीरे धीरे सीखता है, जब तक सीखता है तब तक उसका कॉलेज वॉलेज सब खत्म हो जाता है। तो हमने बोला कि हम बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज बच्चों को यहीं से दें, इसी समय से दें,
और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप का बेंट दें कि अगर उन्होंने कोई चीज़ें सोची है, उसको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में बनाया है, तो प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में बनाया तो प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट में जाए, और प्रोडक्ट के बाद में अगर उसको मार्केट में लेके जाना है, अगर किसी को बेचना है, तो उसके लिए क्या क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिससे वो उसको ले जा सके। तो 70% इज टेक्नोलॉजी नॉलेज, 15% इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड 15% इज फाइनेंशियल लिटरेसी। इन तीनों का ब्लेंड है अभी के। आगे जाके इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो हम भी लर्न कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, सर्वे ले रहे हैं, फीडबैक लूप मैकेनिज्म, उसके हिसाब से समय के साथ में इसमें ऐड करते जाएंगे। And do you have any expansion plan for this? Because this is something which is very very unique. इजाद यहीं से हुआ है, लेकिन जब तक ये एक मास लेवल पे नहीं पहुंचेगा तब तक इस कॉन्सेप्ट का जो एक्चुअल फ़ायदा है वो सोसाइटी को नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सही बात। हाउ यू आर थिंकिंग टू स्केल दिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तो चूंकि वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है, कहीं से भी कैसे भी एक्सेस किया जा सकता है, तो एनीबडी एंड एवरीबडी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इफ़ यू आर अ innovation enthusiast. Okay. You can create your own profile and interact with like-minded people, participate in competitions, learn and everything. जहाँ तक फिजिकल प्रेजेंस की बात है, तो हमारे फिजिकल प्रेजेंस हम 2 टाइप से करते हैं। हमारे खुद का एक इनोवेशन लैब एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे इंदौर में हमारा एक इनोवेशन लैब है, जमशेदपुर में हमारा एक फंक्शनल इनोवेशन लैब ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। ओके। 2 से 3 सिटीज़ के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे पार्टनरशिप साइन कर ली है, और वहाँ पे भी हम बहुत जल्दी अपने इनोवेशन लैब्स को एंड द फॉर्मेट विल बी सेम द वे। हाँ, सेम फॉर्मेट, मतलब पूरा उसको एसओपी ड्रिवन कर रखा है। वहाँ पे भी एक स्टेट ऑफ आर्ट लैब होगी, बच्चे आएंगे अपने आइडियाज़ लेके आएंगे, वहाँ पे मेंटोर सपोर्ट। बिकॉज मैं ये इसलिए भी जानना चाहता हूँ आपसे, बिकॉज इन प्रेजेंट टाइम ना, आफ्टर दिस कोविड पीरियड, ये एडटेक जो एक ईजाद हुआ था नया, और जो क्रैश किया है बहुत बुरी तरह से, और वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये बेसिकली हमारा जो फ्यूचर है उसको इम्पैक्ट ज़्यादा देता है। एज ए पेरेंट्स तो आप कितना ज़्यादा फाइनेंशियली आपका लॉस हो सकता है, बट जो मेंटल स्ट्रेस और मेंटल एबिलिटी के जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ एन ह्यूज लॉस। बिल्कुल। सो ये जो बबल है, ये बबल अभी भी बन रहा है छोटे छोटे जगह पे, ज़्यादा बढ़ जाता है तो फट जाता है। सो ये एडटेक फॉर्म्स जो एग्जेजरेटेड तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं, how you are tackling and handling those, because they are something who are because of funding or money, whatever it is, मतलब कोई इनका लॉजिक नहीं है फॉर दैट एक्सपांशन, एंड कोई लॉजिक नहीं है कि हाउ टू एक्चुअली ड्राइव द प्रोजेक्ट, ग्रोथ कैसे किया जाए। बच्चों के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो उनका पर्सपेक्टिव को ज़्यादा नहीं देख के आप अपना फाइनेंशियल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। बिल्कुल सही बात। सो हाउ यू आर एड्रेसिंग दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज यूनिक, बट दीज आर बिकमिंग ए जायंट बिकॉज ऑफ फंडिंग। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और हर किसी के मन का ये थॉट है कि एडटेक जो वर्ड है पहले उसको अलग तरीके से देखा जाता था, उसका परिप्रेक्ष्य पूरा चेंज हो गया है। हमें भी कई बार इन क्वेश्चंस के जवाब हमारे पेरेंट्स को भी देना पड़ते हैं, और ज़रूरी भी उनका क्वेश्चन आस्क करना ज़रूरी भी। तो इसका जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूँगा कि anything which is non-natural cannot sustain for a longer amount of time. True. मैं किसी व्यक्ति को जिसका माइंड प्रिपेयर नहीं है, जो अभी अपने जीवन यापन कुछ 100,000 रुपये में रेगुलर कर रहा है, उसको मैं एकदम 2 करोड़ रुपये दे दूँ तो क्या करेगा? क्लूलेस है वो तो, कहीं वो क्लूलेस है तो वो उड़ाएगा पैसा। 10 में से 9 बार ये होगा कि वो अपने पैसे उड़ाएगा, और वही स्टेट में पहुंच जाएगा जहाँ पे वो पहले था। हमारे इंदौर के पास में एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे एक व्यक्ति वहाँ से एक व्यक्ति गए कौन बनेगा करोड़पति में, और कौन बनेगा करोड़पति में जाके करोड़पति बने। नॉलेज बहुत था उनको, मतलब ही वॉज इंटेलेक्चुअल, बट स्पेंडिंग का नॉलेज नहीं होने की वजह से करोड़पति होने के बाद में भी वो वापस उस जगह पे पोजीशन पे आ गए। तो हमारे स्टार्टअप के साथ में भी ये हो रहा है। स्टार्टअप इन टुडेज टाइम बिकम सो फैंसी, और वो एग्जैजरेटेड करके ऐसा हो गया है कि इट इज़ मोर ऑफ ए वैल्यूएशन गेम और चेजिंग इन्वेस्टर्स। देयर इज़ नथिंग लाइक ए प्रॉपर बिजनेस प्लान कि आपका कोई रोड मैप है, आप कोई 10 years 15 years का कोई विजन है, आप कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, या आपको प्रॉफिट लॉस के साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही बात है। मैं बता रहा हूँ ना कि एक्चुअली क्या होता है सर,
लर्निंग हैपन्स व्हेन यू एक्सपीरियंस। ट्रू। बच्चों का भी ऐसे ही रहता है ना, बच्चों को कोई चीज़ मना करने के लिए आप मना करोगे ना तो वो करेगा ही। हाँ, तो ये पूरे कम्युनिटी के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है। इन्वेस्टर को भी पैसा लगाने के, उनके पास पैसा है तो उनको भी लगाना था, तो उनने भी लगाया खूब। भाई पैसा आपसे कोई छीन के थोड़ी गया, आपने भी पहले इवेल्युएट करा था, तो आपने क्या इवेल्युएट करा था, ये भी प्रश्न है। बट उनको भी ये लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, जिसने पैसे लिए उनको भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, उनके आसपास के पूरे कम्युनिटी वालों को भी एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो बीइंग अ एजुकेशनल पर्सन। तो ये सबके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना ही ऐसा था ही, तभी कम्युनिटी इवॉल्व होती है ना, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। तो भाई देने वाला तैयार था, लेने वाला तैयार था, तो ले लिया। एजुकेशन क्या इस पूरे घटनाक्रम के एडटेक वाले जो बबल जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या इससे एजुकेशन लेना लोग बंद कर देंगे? नहीं, नो। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके पेरेंट्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देना है अपने बच्चे या बच्ची को, ये तो है ही। हर पेरेंट्स एस्पिरेशनल है, अपनी कुबत से ज्यादा करना चाहता है। यस, ट्रू। मतलब डिमांड है मार्केट में, मतलब लोग कोई चीज अच्छी डिलीवर करेंगे तब लेना चाहेंगे। तो इस जगह पे जब वो लैक्यूना दिखता है ना, तब बहुत तकलीफ होता है। यस, तो इसका निष्कर्ष ये है कि ऐसी चीज जो सस्टेनेबल है, ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन हो सकती है, उसे हमें ध्यान देना जरूरी है। अगर सस्टेनेबल ऑफरिंग नहीं रहेगी तो वो बलून जैसा फटेगी, और जैसे हम कुछ एग्जांपल्स अभी देख रहे हैं वो वैसे एग्जांपल रहेंगे। तो एवरीथिंग इन दिस परिपेक्ष बॉइल्स डाउन टू व्हाट यू आर ऑफरिंग टू योर कस्टमर। इस रैट रेस के अंदर कि पैसा ले लूँ, मैं 25 जगह चले जाऊँ, मैं तैयार ही नहीं हूँ, मेरे पास में एसओपी नहीं है, लोग आएंगे। भाई लोग आएंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ बना के जाएंगे अगर आप तैयार नहीं हो तो इसीलिए पहले होमवर्क करना जरूरी है। आप मेन मैच जब होता है क्रिकेट के अंदर, तो उसके पहले प्रैक्टिस करना पड़ती है ना। प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी जब तक आप मेन मैच खेलने जाओगे क्या? नहीं जाओगे। और अगर चले गए तो क्या होगा? आउट हो जाओगे। सेम चीज हमारे जो आधे कुक्ड स्टार्टअप थे उनके साथ में हुई, पर जिनके बेस स्ट्रांग है, जो अपनी ऑफरिंग में अभी भी तगड़े तरीके से खड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे जी, उन्होंने यूट्यूब चैनल चलाया, खुद पढ़ाते थे, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया उन्होंने। धीरे धीरे उन्होंने अपने फिजिकल बेस बनाना स्टार्ट किया, फिजिकल बेस बना के मार्केट से कम फंडिंग उठा के अपने जब फिजिकल बेस बना तो आज भी वो प्रॉफिटेबल स्टार्टअप, मतलब अपने जो उनके खर्चे हैं और जो अर्निंग कर रहे हैं उसमें वो प्रॉफिटेबल है, मतलब उसमें पॉजिटिव है। तो ये तब हो पाता है जब आपने धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ाया और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो एजुकेशन इज हियर टू स्टे। हर व्यक्ति पढ़ने वाला भी तैयार है, जिसको पढ़वाना है वो भी तैयार है। जस्ट दैट राइट ऑफरिंग देने वाले जो लोग हैं, अगर वो सही तरीके से बने रहे तो वो एजुकेशन सही तरीके से दे भी पाएंगे और एक प्रॉफिटेबल वेंचर खुद से भी खड़ा कर पाएंगे, इररिस्पेक्टिव कि उनको पैसे मिल रहे हैं मार्केट से या इन्वेस्टर से या नहीं मिल रहे। आइडियल केस में पैसे तब लेना चाहिए किसी भी स्टार्टअप को जिसके पास में हर चीज तैयार है। यस। और पैसे आने से उनको वो जो ग्रोथ है वो अच्छे से मिल पाएगी, या वो ज़्यादा लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा पाएंगे। अब मैं अच्छा काम कर रहा हूं, बट मेरे पास में अगर लेट से एक्सटर्नल फंड आता है और उस फंड को यूटिलाइज करके मैं ब्रॉडर ऑडियंस को, ज़्यादा ऑडियंस को अपने मैसेज पहुंचा सकता हूं, तो बहुत सारे लोग मेरी सर्विसेज ले पाएंगे, और जैसे जैसे वो ले पाएंगे तो मैं एज अ कंपनी ग्रोथ कर पाऊंगा। और उसमें भी अगर मैं सडन ग्रोथ, आज मैं 10 लोगों को पढ़ा रहा हूँ और कल मेरे पास 1000 लोग आ जाएंगे तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। हाँ। तो मुझे ग्रोथ कैसी करनी? सस्टेनेबल, कि आज मैं 10 लोग को पढ़ा रहा हूँ बट मेरी कैपेसिटी 100 की है, तो मैं 100 तक पहुंच जाऊँ, उसके बाद आ जाता है। उसके बाद मैं आ जाऊँ, फिर मैं तो चरणबद्ध तरीके से होगा तो हमेशा सस्टेनेबल। इसमें मुझे आपका जो मॉडल है वो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इन प्रेजेंट टर्म इंडिया इज नॉट कम्प्लीटली रेडी फॉर 100% डिजिटल और नीदर 100% फिजिकल। सो एक जो फिजिकल वाला जो एक फंडा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ हम वेस्टर्न कल्चर को तो बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं, एजुकेशन में उतना जल्दी एक्वायर नहीं करते, बाकी सब में तो कर लेते हैं। सो 100% डिजिटल में हम नहीं कर पा रहे, और 100% फिजिकल की तरफ भी आजकल नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में तो हर बच्चा, उसका स्क्रीन टाइम इज ए कंसर्न फॉर एवरी पेरेंट्स, इट्स ए कंसर्न। सो दे आर ऑन स्क्रीन, बट व्हाट कंटेंट दे आर कंज्यूमिंग दैट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। आप बच्चे को
मोबाइल एक एजुकेशनल कंटेंट छोड़ के जाओगे यूट्यूब और पे, कोविड के टाइम पे तो कंपलसरी हो गया कि हर बच्चा मोबाइल चलाना सीख गया और पेरेंट्स के लिए भी मजबूरी था कि मोबाइल देना है। नाउ व्हाट, अब विड्रॉ तो नहीं हो सकता बिकॉज अभी तो लत लग गई है। बिल्कुल सही। हमारी जो अपन जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस फील्ड को ब्रॉडली कहते हैं इट्स अ फील्ड ऑफ स्टेम। यस यस टू व्हाट इज दिस स्टेम? स्टेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। मतलब ये जो एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है। इन एक्टिविटी को करने से उसके एकेडमिक सब्जेक्ट्स में जो वो पढ़ रहा है, जो कॉन्सेप्ट वहाँ पढ़ रहा है, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए अभी हमने रिसेंट टाइम में क्या किया कि एवरीथिंग दैट द स्टूडेंट इज लर्निंग एट आवर प्लेस, जिसमें चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको हमने CBSE की कैरिकुलम से मैच करवा दिया। तो उल्टा हो रहा है, पहले बच्चा स्कूल जाने में थोड़ा सा उसको ऐसा लगता रहा यार कौन जाए स्कूल ये वो। अब जब बच्चा हमारे पास में प्रैक्टिकल कर चुका है और वो जब स्कूल में आके कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता है तो उसको और मजा आता है। हाँ, ये तो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसको तो मैं ऐसे से कर सकता हूँ। तो वो एक रिलेटेबल चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग। और जो दूसरी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था कि हमारे करंट स्कूल जो स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स भी आज की डेट में चाहते हैं कि हमारे स्कूल आवर्स में अदर देन प्रैक्टिकल, ये जो स्कूल के सब्जेक्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग करें बच्चे। बट उनके पास में राइट थीसिस नहीं है, या तो उन्होंने कुछ फैसिलिटी लगा रखी बट दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली, और अदरवाइज दे आर इन नीड। जिसने देखा कि यार पड़ोसी की किसी अच्छी स्कूल में चल रही है चीज़ें, बट हम भी लोग करवाना चाहते, वहाँ पे भी यंगोवेटर राइट तरीके से फिट होता है कि जिन स्कूल्स को हम उनके साइड में खड़े हुए चाहिए कि आप हमारे साथ में आओ और ये हमारे जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनको हम आपको देते हैं, आप इन बच्चों को तैयार करो, इनोवेटर्स बनाओ। तो हम स्कूल के साथ में भी कोलैबोरेट करके उनके वहाँ पे भी इनोवेशन लैब को चलाते भी हैं, एस्टेब्लिश भी करते हैं और बच्चों को इनोवेटर्स बनाते हैं। वो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। ओके, नाउ थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे मैं जाता हूँ जी। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स एट योर फैमिली? हाँ, यस, मेरी छोटी सिस्टर है। तो कैसा इक्वेशन है, वो क्या करती हैं एंड हाउ इज द इक्वेशन? हम दोनों बहुत अलग अलग फील्ड से, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, वो लॉयर है। अरे बाप रे। तो वो LLB NLM है और वो कॉर्पोरेट लॉयर है। तो मेरे से छोटी है, 3 साल छोटी है मेरे से। शी इज़ ऑल्सो मैरिड। तो इस घर के अंदर एजुकेशन माहौल हम दोनों का अलग था। मैं रटना बिल्कुल मेरे दैट वाज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी। और ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप लॉयर्स की या लॉ की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ आपको याद रखनी है, वहाँ पे कौन सा सेक्शन और क्या नहीं। तो हमारा मतलब इन मामलों में दोनों का अलग रहा। बट यस, शी ऑल्सो हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि एक लॉयर बनने के बाद में वही काले कपड़े पहन के हम नॉर्मल प्रैक्टिस करना। बट शी हैज़ अ बेंट कि मैं कॉर्पोरेट लॉ जो होता है, कॉर्पोरेट्स में भी आजकल बहुत अलग अलग टाइप के लॉज की जरूरत है। तो शी इज़ वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट फर्म टू असिस्ट देम इन टू देयर लॉ। और ये एडुकेशन वाली फील्ड छोड़ के और किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट बचपन में था, खेल कूद, या इंडिया में तो क्या बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों ही चलता है, तो एनी अदर इंटरेस्ट इन दिस पैरामीटर? मेरा आई एम अ डाई हार्ड क्रिकेट लवर। तो मैंने अपने स्कूल के समय से वो जो क्लब जाके जो आप प्रैक्टिस करते हैं ना, वो जो हमारे उधर का क्लब था, क्रिकेट क्लब, तो उसके अंदर हम जाके क्रिकेट का, तो वो पूरी जो पैड वैड और ये वो सब पूरी किट होती थी, वो सब लेके जाते थे। तो वह 4 बजे दानत आते थे। बट वहाँ पे भी एक अच्छी ट्रैजिक कम फनी स्टोरी हुई। शुरुआती समय में एज अ न्यूबी आपको जो आप ये प्रोफेशनल सेटिंग में सीखने जाते हो, तो जो पुराने सीनियर प्लेयर रहते हैं वो आपसे खूब मतलब बॉलिंग करवाते हैं, आपसे कोई कोने में खड़ा कर देंगे और आप फील्डिंग कर रहे हो। तो बुलिंग का तरीका है वहाँ का। दिन भर मतलब हम खड़े रहते थे एक ही जगह पे। और तो फादर वो देखते रहते थे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं आई, कहीं खेलने को मौका नहीं, बस कोने में खड़े। अब मेरा इंटरेस्ट था बैटिंग में, तो पापा रोज आके पूछे कि बैटिंग करवाई? बोले नहीं। क्या करवाया? तो बोले बॉलिंग करवाई। और क्या करवाया? तो बोले खड़े हुए हैं वहाँ पे कोने में। तो पापा थोड़े से उससे डिसअपॉइंट हुए, पर फिर भी मेरा तो इंटरेस्ट था, तो मैं तो समय पे रोज़ जाता था वहाँ पे, खेलता था। और पापा एक कोई बहाना ढूंढ रहे थे, ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ रहे थे कि जिससे मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि उनका एक था कि जो ये टीम गेम होते हैं, टीम गेम से आप टीम वर्किंग हो तो सीखते हो, बट जीत भी टीम की होती है, हार भी टीम की होती है।
वो चाहते थे कि एक इंडिविजुअल ऐसा गेम में खेलूं जहाँ पे यू अर्न योर विन एंड योर लूज। ओके। तो इस एक दिन ऐसी क्रिकेट खेलने गया तो वहाँ पे बाउंड्री पे खड़ा हुआ था, तो जो अपने ग्राउंड होता है वो तो बहुत क्रैंक्ड ग्राउंड होता है, तो वो लेदर की बॉल थी, वो आई और क्रैक पे जाके लगी, वो डायरेक्ट मुंह पे आके तो पूरा मुंह फट गया। वो घर आए तो वो पापा को ट्रिगरिंग पॉइंट मिल गया। तो क्रिकेट छूट ये बोले बंद करो इनको सब, की क्या है, तुम जा भी रहे हो, कुछ आता नहीं है और वो नहीं रहा है ये वो, और मुंह अलग फोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, इस चक्कर में इस स्कूल भी तुम्हारी वो हो रही है वो, अब ठीक है अभी तो वेट करो। और फिर धीरे से कहीं गए तो उन्होंने, पापा के कोई फ्रेंड थे तो वो चेस में उनका बेटा जाता था, तो उनसे बात कर ली, तो बोले अब तुमको चेस खेलना है। तो अब ये दो अलग अलग चीज़ हो गई, वहाँ पे प्योर फिजिकल एक्टिविटी और यहाँ पे प्योर मेंटल योर मेंटल एबिलिटी। तो अच्छा रहा, बट डेट ऑल्सो। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं हम? ये 2005, ओके। 2000, इवन बिफोर 2005, नो इट इज़ 2002 एंड 2003। ओके। 2002 एंड 2003। तो फिर पापा ने वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि घर पे सीखो, पापा ने वहाँ पे प्रोफेशनल चेस क्लब ज्वाइन करवाया पापा ने। तो चेस तो बिल्कुल नया ही था, पहली बार देखा चेस, तो वहाँ पे हर एक चीज़ को चाल कैसे चलते हैं वो प्रोफेशनल सेटिंग में सीखा सब कुछ। टूर्नामेंट खेलने गए तो टूर्नामेंट वहाँ पे भी अच्छी स्टोरी हुई कि भाई पहला टूर्नामेंट खेलने गए तो वहाँ पे, पर पापा को अच्छा था कि भाई टूर्नामेंट खेलने तो जा रहे हैं। तो पहले टूर्नामेंट में 25 रुपीज़ का प्राइज़ मिला, तो वो आज भी मेरे पास में है। तो वो आपको सुन के बहुत हंसी भी आएगी और अच्छा भी लगेगा। वो 25 रुपये का इनाम इसलिए मिला कि 9 राउंड का टूर्नामेंट था। तो 9 राउंड का टूर्नामेंट मतलब एक राउंड मतलब एक मैच जो होता है उसमें उस समय हमें, जैसे आपको 4 घंटे और मुझे 4 घंटे दोनों को मिलते थे, अपोनेंट को भी 4 घंटे और आपके पास में 4 घंटे, मतलब 8 घंटे का मैच होता था। और तो ऐसे 9 मैच का टूर्नामेंट, 8 से 10 दिन का टूर्नामेंट था वो पूरा। तो मुझे 25 रुपये इसलिए मिले कि मैं वो 9 राउंड का जो पूरा टूर्नामेंट था वो 9 की 9 गेम खेला और 9 की 9 गेम हारा। परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी तो वहीं से आया है। तो मेरे साथ के जितने लोग वो हारने वाले थे, तो उन्होंने 2 गेम हारे, 3 गेम हारे, और उसके बाद आना बंद कि आप हार तो गए, आप थोड़ी कुछ लगने वाला नंबर। तो बट हमारे पिताजी ने बोला कि भाई अपन ने तो एनरोल गेम खेलने के लिए करा है, अपन जीतने हारने थोड़ी जा रहे थे, अपन तो अच्छा गेम खेलने जा रहे थे। तो 9 की 9 गेम खेला और 9 की 9 हारा, इसलिए वो उन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि ये छोटा बच्चा आया है और इसको ये इसलिए रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है। तो फादर वहाँ से बहुत इंटरेस्ट, फिर उसके बाद में धीरे धीरे स्टेट लेवल खेला, उसमें नेशनल लेवल टूर्नामेंट खेला, और वहाँ की एक अच्छी स्टोरी तो वहीं से ही मुझे लगता है कि, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरी फैमिली इज़ मतलब सर्विस बैकग्राउंड से सभी लोग थे, बट चेस ने मुझे पेशेंस सिखाया, एक तो सबसे बड़ी बात, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे ज़्यादा मिसिंग है और यूथ में भी मिसिंग है सर। मतलब Yes. आज पेशेंस है ही नहीं, मतलब या तो पेशेंस नहीं होने के 2 रीज़न है, या तो व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, या नहीं तो डिप्रेसिव हो जाता है। जब एग्रेसिव हो जाता है तो वो किसी दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ करेगा, और डिप्रेसिव हो जाता है वो अपने साथ कुछ खुद की जाए। और पेज जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसका 2nd और 3rd पेज उसी का बहुत बड़ा उदाहरण है। यस यस। तो पेशेंस हमें सिखाया, फिर हारना सिखाया चेस ने कि भाई आप रोज नया गेम खेलते हारने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, इट्स नॉट ए एंड, इट्स नॉट एंड। तो वहाँ पे फिर नए फुल थ्रॉटल में नया गेम खेलना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखाया। कोई भी जीवन में नया काम करते हो तो उसको पहले अच्छे से सोचो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और उसकी तरफ बेस्ट मूव उसकी तरफ आगे रख दो। तो ये इतनी सारी चीज़ें, टीम वर्क सिखाया। मैं आई स्ट्रांगली रिमेंबर, मैं शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में हुआ था, और फादर को कुछ बहुत अर्जेंट काम था ऑफिस में, तो वो नेशनल के लिए मेरे साथ में नहीं जा पा रहे थे। मेरा फर्स्ट नेशनल था उस समय, एंड दैट वाज इन कैलिकट केरला। और तो मैंने अपने खुद से 6-7 क्लास के बच्चे ने इंदौर से खंडवा, खंडवा से मंगला एक्सप्रेस थी, आई स्ट्रांगली रिमेंबर, रात में 3 बजे की ट्रेन थी, खुद पकड़ी और 2.5 दिन का सफ़र तय करके कैलिकट गया। स्टेशन से अपने टूर्नामेंट लोकेशन तक पहुंचना वाज अ बिग चैलेंजिंग टास्क। तो आप समझो, मैं खेलने तो चेस गया था, बट सेल्फ डिपेंडेंसी मेरे पास में, मंगला एक्सप्रेस जब मैं बैठा बोर्ड किया ट्रेन को, तो मेरे पास में वेटिंग लिस्ट का टिकट था, तो मुझे वहाँ पे लोगों को कन्विंस करना था कि आप मुझे जगह दो, बैठने के लिए जगह दो। ये सब काम खुद से सीखा। तो चेस ने मुझे ये जो दूसरे आयाम है, आपको पापा ने 800 रुपये दिए हैं 8 दिन के टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो
आपको उस मतलब ये इंटरेस्ट होता था, वहाँ पे मन में ये थॉट था कि भाई 600 ₹650 रुपये में काम हो जाए, 100-150 रुपये बचा दूँ तो यहाँ पे लाके अपने आप कुछ मन की चीज़ लेके आए। तो मनी मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जो है चेस ने सिखाई। और वही चीज़ कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप में एक शॉट तो खुद को देना चाहिए। फॉर्चुनेटली बिल्कुल सही है। आज की तारीख में तो एकदम उल्टा है। आज की तारीख में इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड है कि ये एक्सपोजर कम्प्लीटली मिसिंग है। बिल्कुल मिसिंग है, 100% मिसिंग है। हमारे फादर तो एक मोबाइल दे देते थे और बोलते थे कि मतलब जब ज़रूरत पड़े तब कॉल करना, और एक ATM देते थे कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे को फ़ोन लगा देना, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा पैसे डाल दूंगा, बट कोशिश करना है कि इसी के अंदर करो। और ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ पैम्पर्ड चिल्ड्रन भी हमारे साथ में आते थे, मतलब उनको रात में मच्छर काटते थे तो घर में फ़ोन लगा देते कि मम्मा मच्छर काट रहे, क्या करूँ यहाँ पे तो ये सब चीज़ें जो है लाइफ स्किल्स, ये आपको एक रोबस्ट इंसान भी बनाते हैं। आना चाहिए। हमारी एक्टिविटी यंगोवेटर में भी हम क्या करना चाहते हैं, क्या मैं बच्चों को कोडिंग जो आज पढ़ा रहा हूँ वो आज से 10 साल बाद रेलेवेंट रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज स्पीड से बात तेजी से, हाँ। आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजीज थी वो आज लेवल से नहीं करती। तो आप पूछेंगे कि जो आज फिर मैं कोड पढ़ा रहा हूँ, ये कोडिंग कर रहा हूँ, वो तो 10 साल बाद जब रेलेवेंट ही नहीं रहेगी तो बच्चा क्यों सीख रहा है आपके पास में आके? तो फिर मैं उसमें एक्चुअल मोटिवेशन जो बच्चा सीखता है, जो चीज़ सीखता है वो ये है कि इन एक्टिविटी के थ्रू बच्चा एंड्योरेंस सीखता है, क्रिटिकल थिंकिंग सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड सीखता है। जब लाइक माइंडेड बच्चों के साथ में बैठता है तो टीम वर्क सीखता है, अपने आइडियाज़ को हम लोगों के साथ में जब प्रेजेंट करता है तो प्रेजेंटेशन स्किल सीखता है। ये पैरामीटर्स जो हैं ये बच्चा इनडायरेक्टली हमारी इन एक्टिविटीज़ में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में सीखता है। और पेरेंट्स को भी हम लोग जनरली यही बताने की कोशिश करते हैं, बट पेरेंट्स चूंकि उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती तो सर वो बोलते हैं सर आप कितने रोबोट सिखाओगे, 5 की 10 के साथ में। बोलता हूँ कि हम 5 तो ठीक है, 5 से बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गई तो 5 के 50 बना लेगा, 500 बना लेगा। हमें क्या फोकस करना चाहिए, हम 5 पे क्यों फोकस कर रहे हैं? आज वो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने नंबर्स। यस, तो हमें ये सब चीज़ों की इनडायरेक्ट स्किल जब बच्चों को सीखने को मिलती है तो दे बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। एंड मैं हमेशा अपनी पॉइंट मैं हमेशा पॉडकास्ट में भी कहा है, अपने सेशन में भी कहता हूँ कि हमें बच्चों को ये फील कराना है कि यस आई कैन डू इट। अगर ये फीलिंग जिस दिन बच्चों के अंदर आ जाती कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उसका कॉन्फिडेंस उससे बहुत सारी चीज़ें अपने आप करवा लेगा। औकात ताकत यहाँ से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। Another one thing I just want to know from your side, that how do you feel that in today's time mental health become an issue? सर हम एक अननोन सी रैट रेस में है आज की डेट में। बिल्कुल। और हमारे आसपास में बहुत सारे डेविएशंस हैं, इन द सेंस सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में व्यक्ति है तो सोशल मीडिया, बट है बहुत अकेला। यस। क्योंकि उसके सामने वो स्क्रीन है, वो स्क्रीन को देख रहा है और एक वर्चुअल सी दुनिया सामने है, बट इंसानों से बात नहीं कर रहा। और अल्टीमेटली इंसान बने इंसानों से बात कर, और इसी कारण जो है बहुत सारे असंतुलन हमारी सोसाइटीज़ के अंदर आ रहे हैं। वो असंतुलन ये है कि एक तो अकेलापन जो है वो व्यक्ति के अंदर बहुत आ रहा है, और उसी कारण कई बार लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का एंथुसियास्ट भी हूँ, मेडिटेशन प्रैक्टिस मैं आऊँगा उसमें भी। यस, मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझाने की कोशिश करूँ तो हमारी बॉडी जो है वो 3 चैनल से मिलके बनी है, जिसको हम लोग लेफ्ट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और बीच में हम लोग सेंट्रल सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो लेफ्ट जो है वो हमारे पास्ट को कंट्रोल करती है, और जो राइट वाली जो है वो हमारे फ्यूचर को कंट्रोल करती है। और हम लोग जो है ना वो एक पेंडुलम के समान पास्ट फ्यूचर के बीच में जा रहे हैं। जो एक्चुअल स्टेट है, वर्तमान प्रेजेंट, वो मिसिंग है। और जब हम ये पेंडुलम बने रहेंगे तो हमारे अंदर हमेशा असंतुलन बना रहेगा। अगर हम पास्ट में रहेंगे तो हम डिप्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास्ट में रहेंगे तो डिप्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहेंगे तो हम एग्रेसिव हो जाएंगे। इन सभी से चीज़ से निकल के जब हम वर्तमान में आएंगे तो हम लोग संतुलन में रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारा आसपास का जो परिप्रेक्ष्य जो बन रहा है या देख रहे हैं, या जो नए बच्चे निकल के आ रहे हैं, ये वो जो स्वयं से संतुलन लाना है
वो हमारे सिस्टम में कहीं नहीं है, और वो सिस्टम में नहीं होने की वजह से जो आप बोल रहे थे कि भाई मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो कहीं ना कहीं हम लोग आसपास में देख रहे हैं। बिकॉज हेल्दी रहने का तो बहुत रिजीम है, हेल्दी रहने के लिए तो हेल्थ क्लब है, डाइट है, सब आपको सलाह देते थे, एक मांगेंगे 5 मिलेगा। बट मेंटल हेल्दी रहना कैसे है, इसका कोई ना रूटीन है और ना इसका कोई एडवोकेट है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एट द सेम टाइम। एंड आज के यूथ जो ये सोशल मीडिया ड्रिवन इतना हो चुका है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज देम इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट राइट एटमोसफियर एंड गेटिंग दैट राइट मिक्सअप। हमारा हिंदी में एक शब्द है चित्त, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अटेंशन। जो अटेंशन है उसका राइट जगह जो है, उसकी जो राइट प्लेस है वो हमारे अंदर है। अटेंशन कहाँ होना चाहिए? हमारे अंदर होना चाहिए। बट ड्यू टू दिस सोशल मीडिया और जनरली अटेंशन की ये क्वालिटी होती है कि वो भागता है, और वो भागता है बाहर की तरफ। जैसे हम देखते हैं लोगों को, जब मैं देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उसने क्या चश्मा पहन रखा है, इसने क्या शर्ट पहन रखी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो अटेंशन है वो मेरा इधर उधर भाग रहा है। सोशल मीडिया से वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गया, क्योंकि आप जब सोशल मीडिया चला रहे हो तो आप अल्टीमेटली दूसरों के दुनिया को देख रहे हो, और वो भी जो एग्जैजरेटेड करके दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है 90% इज फेक। तो अब उस सब चीज़ों के चक्कर में हमारा अटेंशन मैक्सिमम टाइम कहाँ है? बाहर है। उसकी आइडियल लोकेशन कहाँ है? हमारे अंदर। जब तक वो अंदर नहीं आएगा तो हम हमारे साथ में नहीं होंगे। यस ट्रू। और जब तक हम हमारे साथ में नहीं होंगे, जब तक वो आपका मेंटल जो भी आप बोल रहे हैं संतुलन है, या जो हम अभी जितने भी प्रकार के इम्बैलेंसेस देख रहे हैं हमारे आसपास में, वो चित्त के कारण ही हो रहे हैं, क्योंकि चित्त हमारे साथ में नहीं है। और उस चित्त को अंदर लाने का क्या तरीका? मैं बोल दूंगा क्या आप अपना चित्त अपने अंदर ले आओ, तो बोलने से आ जाएगा क्या? नहीं, वो आएगा ध्यान से, मेडिटेशन करने से। तो हाउ मच स्पिरिचुअल यू आर एंड व्हाट इज द डिफरेंस यू अंडरस्टैंड बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजियन एंड रिलीजियस? देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो है वो हर इंसान इस दुनिया के अंदर, हर धर्म ग्रंथ के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर इस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की एनर्जी का एक अंश है। चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी क्रीड से आता हो, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर सब एक जैसा है। इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ट्रू, वेरी ट्रू। 2 ही हाथ 2 पैर, फिजिकल बाहर से दिखता है वो भी, और सटल सिस्टम भी वही है। अगर आप थोड़ा सा इसको और टेक्निकल समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी बॉडी 7 एनर्जी सेंटर्स, जिसको हम लोग चक्रा बोलते हैं, जिसको मेडिकल की भाषा में प्लेक्सस बोलते हैं, और 3 नाड़ियों से मिलकर बनी हुई, जिसको हम लोग चैनल्स बोलते हैं, यही पूरी हमारी बॉडी को देख रही है। जो चक्र है दैट इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ नर्व्स। जब वो नर्व्स एक साथ एक गुच्छा बन जाती तो वो एनर्जी का केंद्र बन जाती है, और उसी को हम लोग चक्र बोलते हैं। और ये चक्र हर व्यक्ति के अंदर, पूरे संसार में हर व्यक्ति के अंदर है। और हम बोलते हैं ना कि इस यूनिवर्स को कोई ना कोई एनर्जी चला रही है। Yes. उस यूनिवर्स की एनर्जी का एक अंश हम भी हैं, क्योंकि हम भी इसलिए जिंदा है ना। ट्रू ट्रू ट्रू। तो हम जब अपने माँ के गर्भ से बाहर आए तो हमारे अंदर भी एक एनर्जी ने एंटर किया, और वही एनर्जी की इतनी एनर्जी जिससे हम पूरा अपना जीवन काल चला पाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज एनलाइटमेंट ऑफ द एनर्जी दैट इज देयर इनसाइड यू, और यू कैन कॉल दैट एज सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप को जानने की प्रोसेस। मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ जब आप आगे बढ़ते हो तो उसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। और मेरा चूंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं पढ़ता भी रहता हूँ, तो हर धर्म में, हर ग्रंथ में इसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो स्पिरिचुअल लीडर्स आए हैं उन सब लोगों ने इसको बताया है कि हमको हमारा आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन करना आना चाहिए या जानना चाहिए। यस ट्रू। रिलीजन जो है वो बट 30% जनता तो स्पिरिचुअल और रिलीजन, इसके जो कंफ्यूजन है इसमें ही उलझे हुए हैं, एंड दैट इज द रीजन ऑल दिस कंफ्यूजन एंड ऑल दिस मारामारी जो चल रहा है। इसने तो ट्रू नॉलेज, एग्जैक्टली ट्रू नॉलेज है जिसको हम विजडम बोलते हैं। यस ट्रू। वो विजडम भी, एंड दैट कैन ओनली चेंज एंड दैट कैन क्रिएट द डिफरेंसेस बाय राइट एजुकेशन। right education. So I strongly believe that
वी शुड फॉलो विश्व धर्म. दैट इज यूनिक. विश्व धर्म. All human beings across the planet are our brothers and sisters because they have same body as you. ये प्रेजेंट जो सनातनी वाला चल रहा है उसमें कोई व्यू रखते हैं पर्सनल? जिनको रखना है वो रख रहे हैं. देखिए, मैं इसका एक बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ कि एनीथिंग विच इज़ एक्सट्रीम इज़, आपको लग रहा है कि मैं एक्सट्रीम विचारधारा से बात कर रहा हूँ तो मैं उसको बोल रहा हूँ. इन सब का इफेक्ट जो है, अगर आप एक्सट्रीम कोई भी चीज़ करते हो तो उसका इफेक्ट आपको खुद के अपने सिस्टम के अंदर आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा. ये श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो एक्सट्रीमिज्म के लिए नहीं है. तो अगर हम कोई भी चीज़ के लिए एक्सट्रीम विचारधारा रख रहे हैं, चाहे वो खुद के लिए चाहे वो सामने वाले के लिए, इट विल गिव ए नेगेटिव इम्पैक्ट. इट विल गिव यू अ नेगेटिव इम्पैक्ट. और इसका साइंटिफिक स्टडी है, रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश्ड है कि आप किस टाइप के विचार रखने से कौन सा एनर्जी सेंटर को आप अफेक्ट करोगे और वो एनर्जी सेंटर के खराब होने से कौन सी बीमारी होगी. कैंसर को भी आप रीट्रेस कर सकते हो कि आपने क्या बिहेवियर करे थे उसकी वजह से आप डे टू डे लाइफ के अंदर जिसके कारण कैंसर हुआ. मैं ये मतलब बिल्कुल तथ्य वाली चीजें बोल रहा हूं सर. कैंसर को हम जनरली ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे खाने पीने से हो रहा है. नहीं, खाने पीने के साथ में आप क्या सोच रहे हो, वो भी एक कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उससे भी हो रहा है. क्योंकि कैंसर जब बोलते हैं खाने पीने से हो रहा है तो हमको थोड़ी पता है कि कौन सी चीज में क्या कैंसर. बट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है. अगर हमारे विचार ढंग से नहीं है, हमारा सिस्टम अंदर से बिगड़ा हुआ है, तो इम्यून सिस्टम भी वीक होगा. इम्यून सिस्टम वीक होगा तो अल्टीमेटली वो जो बीमारी वो हमारे अंदर कैच हो जाएगी. ट्रू. हमारा लिवर, हमारा हार्ट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड थ्रू एनर्जी सेंटर. मतलब ये जो मेडिटेशन का जो साइंस है वो आप कोई बीमारी बोलिए, मैं बताता हूँ कि कौन से एनर्जी सेंटर या कौन से चैनल से खराब हो रही है. आप बीपी बोलिए, आप शुगर बोलिए, ये सभी चीज़ें, शुगर हमारे लेफ्ट साइड से आती है. आप देखिएगा जो बहुत पास्ट ओरिएंटेड विचार रखने वाले जो लोग होते हैं, जो पुरानी चीज़ इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया, मतलब जो हमेशा ब्लेमिंग मोड में होते हैं या गिल्टी मोड में होते हैं, मेरे साथ में ऐसा हो गया उसने तो ऐसा कर दिया. आप देखिएगा धीरे धीरे हमारा लेफ्ट साइड जो है वो वीक होने लगता है और हमारे अंदर वो जैसे ही लेफ्ट साइड वीक होता है तो हमारे अंदर उसका भी रीज़न है कि क्या केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण आपको शुगर जैसी बीमारियां जो है होने लगती है. ये शुगर एक है, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं. और अगर हमने इसके रूट कॉज को पकड़ लिया तो हम उसको वापस सही भी कर सकते हैं, वापस अपने शरीर को संतुलन भी कर सकते हैं. बाहर की गोली खाने से टेम्परेरी इलाज होगा, बट अगर हम अपने इस इंटरनल सिस्टम को जान जाएं तो हम उसके परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं. सो स्पिरिचुअलिटी हैव दैट पावर टू क्योर योरसेल्फ. हमने ऐसे लोगों को देखा है जिनके लेवल 3 लेवल तक के कैंसर्स थे, उन्होंने अपना जो नॉर्मल रिजीम में फॉलो कर रहे थे बट वहाँ से निकल के प्योरली मतलब संतुलित लाइफ जी रहे हैं आज की डेट में. जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई गॉन केस है उसके बाद में. तो ये इस पावर को मतलब हमें महसूस करना चाहिए. और जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि यार लिमिटेड ज़िंदगी है, आप तो देख रहे हैं अभी तो हम कितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि भाई आजकल तो हार्ट अटैक भी नहीं आता, कार्डियक अरेस्ट आता है, मतलब हॉस्पिटल जाने का भी मौका नहीं देता है वो हमने दे. तो जब हमें ये लिमिटेड समय मिला है तो हम एक तो हमारे साथ में अच्छे से रह लें, हमारे आसपास के लोगों के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करें, और जो दुनिया है उस सोसाइटी के लिए अगर हम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करके जा सकते हैं तो हम जा सकते हैं. ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, रादर देन ब्लेमिंग ऑन समबडी, हैविंग रिगरस थॉट, कोई एक्सट्रीम विचारधारा रख के हम मतलब अपने आप से ही गलत करेंगे. रखने वाले रख रहे हैं और रख सकते हैं, वो स्वतंत्र है, मैं उसमें कुछ बोला. क्योंकि बाजू वाले के पास नर्सरी ज़्यादा तो ज़्यादा तकलीफ होता है, खुद के पास जो भी हो. कौन से चक्र से आता है सर? ये तीसरे एनर्जी सेंटर से आता है. हमारा थर्ड एनर्जी सेंटर जो है ना, वो जिसको बोलते हैं हम लोग नाभि चक्र, उससे आता है. भाई हमारे पास जो है ना उसमें हम कभी भी असंतुष्ट मतलब संतुलित नहीं रहते. अगर ये चक्र खराब है ना तो हम हमेशा हमारी चीज़ों में असंतुलन महसूस करेंगे, संतुष्टि नहीं आएगी.
तो संतुष्टि का भाव है ना, वो इस चक्र के अच्छे होने से आता है। मतलब आज It should be also mandatory to the educational system as well. it should be mandatory, क्योंकि this is a part and parcel of your personality. If you are saying that this is having so much of power of giving you that empowerment of getting control on yourself, then it should be a part. जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, मतलब मेरा दिमाग मेरे को ज़्यादा, मतलब मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरा फ्रेंड कोई मर्सिडीज़ का फोटो डाले और मुझे उससे, मतलब मैं बहुत जिसको बोलते हैं ना एक दृष्टा भाव में उस चीज़ को देख लेता हूँ, हाँ बहुत अच्छा है, कर लिया। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और मेरे पास तो है नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा, और वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, जिसके कारण मेरे को उससे जेलसी का भाव आए। ये क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर एक मतलब इनेट फीलिंग है कि these all are the things that they are getting is all materialistic. मुझे तो ये लगता है, पर्सनल व्यू है मेरा, पर्सनल परसेप्शन है कि इनसिक्योर वो लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंस की कमी है खुद के अंदर। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ देन वाई टू बी इनसिक्योर? बी सिक्योर। सामने वाला जो कर रहा है वो अपना कर रहा है, तुम्हारे हो सकता है उससे भी ज़्यादा करने की ताकत हो, औकात हो। बिल्कुल सही बात। दैट यू नीड टू प्रूव ऑन योर सेल्फ। और आप जब एक स्पिरिचुअल जर्नी में सर जाते हो ना, तो irrespective of how much money or anything that they have, एक innate feeling मन में आती है कि भाई इनका शरीर भी वही सिस्टम से बना हुआ है, हमारा भी वही बना हुआ है। अगर ये इन चीज़ों में उलझे हुए तो ये कहाँ कौन से चक्रों में अटके हुए होंगे। एटलीस्ट हम वहाँ तो नहीं, हम तो उतने तो संतुलित है कि हम वहाँ पे नहीं अटके हुए। हाँ, दूसरी चीज़ों में हो सकता है, उसमें हमेशा सुधार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी वही काम आता है कि जब तक ठोकर नहीं खाता तब तक ठाकुर नहीं बनता है। नहीं तो एक एज तक नहीं पहुँचता है तो ये विजडम नहीं आता है जो पहले आ जाता, तो शायद सोसाइटी और थोड़ा बेहतर होता या सुधर जाता पहले से। मतलब अगर हम बोलते ना कि पैसों के लिए काम करो, पैसों के लिए काम करो, पैसों के, सर आप जब तक पैसों के लिए काम करोगे तो आप असंतुलित भी रहोगे और हो सकता है शायद पैसा आए भी ना। ट्रू। बट वहीं आप संतुलित होके, आपको पता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो इम्पैक्ट के लिए कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है अंदर से, संतुलित होके कर रहा हूँ, तो जो काम होगा वो बेस्ट पॉसिबल होगा। उसके जो लाभार्थी है, जो उसको यूज़ करने वाले हैं, उनको भी उसका एक्चुअल इम्पैक्ट आएगा। जब उनको एक्चुअल इम्पैक्ट आएगा तो पैसा भी आपके पीछे पीछे आएगा। और वो जब पैसा आएगा तो वो सिर पे नहीं आएगा, वो सिर पे नहीं चढ़ेगा। आया, ठीक है, अच्छी बात है। इट शुड बी द बाई प्रोडक्ट। इट शुड बी द बाय प्रोडक्ट। वो आएगा ना सर। आने के बाद में क्या होता है, एकदम जब नए लोगों को, लड़कों को पैसा आता है ना, तो एकदम चढ़ता है दिमाग पे। वो उससे आता है ईगो, उससे आता है भाई मैं हूँ, भगवान है नहीं, हम ही भगवान है। और फिर वो जो ईगो है ना सर, वो बहुत सारी गलत चीज़ें करवाता है। जो हम लोग, आप ये बबल की बात करें ना, हमारे ये जो 6th एनर्जी सेंटर है, यहाँ पे ईगो का बबल बन जाता है। और ये बबल जो है ना, वो स्वयंभू बना देता है। मतलब हमको बोल देता है कि भाई मैं ही हूँ और दुनिया में कोई नहीं है। अहम आ जाता है। अहम आ जाता है। और वो अहम जो है, वो हमारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है, उसमें जो ये यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन है ना, धीरे धीरे लूज होते जाता है। तो इसीलिए मतलब हम बोलते हैं ना कि एक भजन है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये जो फील है, ये हमेशा होना चाहिए कि भाई आप जिन भी भगवान को मानते हो, आप जरिया हो, हम जरिया, वी आर द इंस्ट्रूमेंट, टू बी कनेक्टेड। तो इसलिए पैसा नहीं भी है तो हमें वो अफेक्ट नहीं करेगा, फिर भी आपका कुछ ना कुछ रोल है करेंगे। और अगर है भी तो भी वो सिर पे नहीं चढ़ेगा। हम उसके बाद में भी हम अपने तरीके से लग के काम करेंगे, वही संतुलन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज जो आज यूथ के अंदर आना जरूरी है, स्पेशली इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर। हर व्यक्ति अपना शो ऑफ कर रहा है कि मैं तो ये पहनता हूँ, मैं वो पहनता हूँ, मैंने ये करा, मैंने वो कार ले ली, मैं तो आज इस होटल में गया, मैं दुबई के वहाँ पे बुर्ज खलीफा पे खड़े हूँ। अब वो क्या सिचुएशन करके जा रहा है, हो सकता है उसने भी किसी थर्ड पार्टी को देखा होगा, उसके कारण उसके अंदर ये थॉट आया कि मैं भी करूँ, और हो सकता है वो लोन लेके कर रहा है और इनको देख के तीसरा व्यक्ति कर रहा है। क्यों ये असंतुलन है? क्योंकि हमारे अंदर विजडम नहीं है, सोच नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि मुझे ये लगता है पर्सनली कि जब तक आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं आएगा कि मुझे किसी को कुछ दिखाना नहीं है, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है और मुझे किसी से बदला नहीं लेना है, तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और बहुत बैलेंस्ड इंसान बन सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू बी विथ योरसेल्फ। वही से ही सर सही डिसीजन आते हैं। यस। मतलब आज की जनरेशन में आप देखेंगे दुर्व्यसन बहुत है, सिगरेट, ये वो, मतलब शराब का सेवन, और भी प्रकार, नए प्रकार के आजकल दुर्व्यसन आ गए हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति मतलब
नॉन प्योर भाव आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इसी कारण हम सोसाइटी में ये देखते हैं कि मतलब महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है, कई बार उसका उल्टा भी हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? जब आप इसके रूट कॉज पे जाओगे तो व्यक्ति व्यक्ति के साथ में नहीं है, वो एक जिसको बोलते हैं ना अनगाइडेड मिसाइल के रूप में काम कर रहा है। उसके अंदर वो चिंगारी तो लग गई है, बट वो चिंगारी के लिए उस मिसाइल को जाना कहाँ है उसको पता नहीं है। वो घूमे जा रहा और एनर्जी खत्म करते जा रहा है, और अपने इस प्रीशियस जो इंसानी स्वरूप में हम इस धरती पे है उसका एक एक क्षण को खराब करते जा रहे हैं। Very true. And now, looking towards the peasant scenario, any political view specifically for anything or for the society that how much it is beneficial to be having a proper knowledge, being as a citizen and having the power of being a citizen when the election comes? देखिए सर, पॉलिटिक्स किसी भी देश की आधारशिला है। ट्रू। इफ मूव्ड इन अ राइट डायरेक्शन तो चेंजेस स्टार्ट होते हैं स्वयं से। वो चेंजेस दिखते हैं हमारे आसपास के लोगों के अंदर। वो चेंजेस जब आसपास में दिखते हैं तो सोसाइटी में जाते हैं, और सोसाइटी में जब जाते हैं तो देश चेंज होता है, और देश चेंज होता है तो पूरा ब्रह्मांड सृष्टि चेंज होती है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आप अगर एक स्टूडेंट कम्युनिटी को देखें तो स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत सारे एस्पिरेशन होता है। आजकल तो लोग ये भी बोलने लगे हैं कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है या यूट्यूबर बनना है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। इंजीनियर डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, बट हार्डली यू फाउंड एनी वन हु सेज आई वॉन्ट टू बिकम ए पॉलिटिशियन। क्योंकि वहाँ पे आज भी ऐसा ही चल रहा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। नेपोटिज्म के लिए भले ही हम करण जौहर जी को कितना भी गालियाँ दे दे, लेकिन एक्चुअल नेपोटिज्म आज भी वहाँ पे जिंदा है। एंड पीपल फील दैट इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। पैसा चाहिए, मसल पावर चाहिए, एवरीथिंग टू बी देयर एंड देन ओनली आई कैन बी ए पॉलिटिशियन। ये थॉट अगर बच्चों में भी नहीं है, कि एस्पायरेशन ही नहीं है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बोलने से तो कुछ नहीं होगा, गलती तो किसी का भी गिना दो। सो हाउ डू यू सी दिस दैट दिस शुड कम टू द यूथ? मतलब देखिए, ये जिसको बोलते हैं ना कि तालाब बहुत समय से बहुत गंदा था। उस तालाब के अंदर सोसाइटी नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी की बात नहीं करूँगा, हम इस सोसाइटी ने ही उस तालाब को आइडेंटिफाई किया कि ये बहुत गंदा है और इसी का पानी हमको पीना है, तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो आप तालाब को पॉलिटिक्स समझ लीजिए और वो पानी हमें ही पीना है। तो सोसाइटी ने ही डिसाइड किया कि भाई इसको सही करना जरूरी है। इसको ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, सभी लोगों की कॉन्शियसनेस एक साथ एक लेवल पे आती है। तो आज से जो भी 10-12 साल पहले जब ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल चेंज, तो वो शायद उसी का एक परिणाम था कि हमें जो है कॉन्शियसली एक विचारधारा को, मतलब इस पूरे सिस्टम को क्लियर करने की तरफ आगे बढ़ना है। वो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो तो समय के साथ में हम देख भी रहे हैं। और चूंकि ये मतलब इतने सालों से बहुत सारा डंपिंग हुआ है कि सिस्टम को एक दिन के अंदर चमत्कारिक रूप से मिराकुलसली चेंज नहीं किया सकता। बट अच्छी अच्छी चीज़ें ये हो रही है कि जो लर्नेड लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स के अंदर आने की तरफ दिख भी रहे हैं हमको कहीं ना कहीं। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिन्होंने डॉक्टरेट PhD एक्चुअल में पढ़े हुए हैं, वो स्टेक होल्डर्स बन रहे हैं। थोड़ा सा चेंज है उसमें। ये लोग देख रहे हैं। इवन पॉलिटिक्स में भी आजकल हम जब देख रहे हैं तो इरिस्पेक्टिव आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या आप सपोर्ट में हो या विरोध में हो, हर जगह पे हमको न्यू एज एनर्जी भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट होती है। जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और जिस फेयर तरीके से होना चाहिए कि अगर मैं सोचना चाहूँ कि मुझे करना है तो हो सकता है मुझे आज सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे थॉट प्रोसेस भी चेंज है। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है कि इसमें खर्चा भी लगेगा, पैसा भी है, भ्रष्टाचार भी है, और वो जो आप नेपोटिज्म बोल रहे हैं बहुत सारी, तो मैं हो सकता है अपने आप को रोक लूंगा। हो सकता है कि मैं एक राइट कैंडिडेट हूँ, बट मैं इस चक्करों में अपने आप को रोक नहीं। मेरा सवाल और मेरा प्रॉब्लम इसलिए है, मैं ये जानना आपसे इसलिए चाह रहा हूँ बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पॉलिटिशियन एग्जिस्टिंग वी से दैट इनका पॉलिटिकल कैरियर ऐसा था। जब हम ये कैरियर शब्द यूज करते हैं दैट मीन्स इट्स नॉट ए सेवा, इट्स ए प्रोफेशन। So when it's a profession and you are taking this professionally, then we need perfection.
यस, वेरी गुड। और मुझे तो लगता है सर प्रोफेशनली मतलब होना भी चाहिए। आज वर्ल्ड के जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टमेटिक रूप से काम कर रहे हैं, यस, तो उनका CSR होता है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, बट जो सही ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उनको प्रोफेशनली चलना चाहिए। तो हम मतलब बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द पॉलिसी मेकर, दे आर द पुलिस। उनका एक डिसीजन से लाखों लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हम इसको प्रोफेशनली ले। प्रोफेशनली अगर इसको लेना चालू करेंगे तो हो सकता है कि जो डिसिप्लिन है, जो सिस्टमेटिक रूप से काम होना चाहिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जैसा होता है, वैसे यहाँ पे भी होगा। हम क्या होता है कि हम सोशल कॉज का नाम का मुखटा लेके हम बहुत सारी चीजें बैक में करना चाहते हैं। ट्रू। हम क्यों उसको बोलते रहे कि भाई हमको सोशल कॉज ही सोशल कॉज भी। भाई आज आप बोल दो कि एक भी पॉलिटिशियंस को क्या बोलते हैं, कोई घूसखोरी नहीं मिलेगी और जो आपको सैलरी मिलती है जितनी उतनी मिलेगी। तो आप देखना कितने जो ये जितने लोग घूमते हैं ना मित्र मंडलों के नाम पे, और जो पूरी फौज लेके पूरी स्कॉर्पियो और ये जो घूमती है, ये सब घूमना बंद कर देंगे। ये क्यों घूमना चाहते हैं? क्योंकि इनको भी लगता है कल को मैं कहीं का अध्यक्ष बन जाऊंगा तो फिर मेरे पास में थोड़ा पावर आएगा, फिर मैं ये सब करना चाहूंगा। तो जब आप इस चीज को मतलब एक प्रोफेशनल वे में अगर आप देखना चाहो, तो एक सिस्टम अगर पूरा की पूरा बन जाएगा तो उसको आप प्रोफेशनली करोगे तो आप उसकी अथॉरिटी लोगे तो आपको आपसे एक्सपेक्टेड रहेगी। जो KPI KRA की बात करते हैं हम कंपनीज में, Yes, वो आपसे भी मांगी जाएगी कि भाई आपका व्हाट इज योर की परफॉर्मेंस, आपके क्या रिजल्ट्स निकले। देयर शुड बी सर्टेन इवैल्यूएशन सिस्टम जो कि धीरे धीरे इन प्लेस आ रहा है। आजकल लोग पूछते हैं भाई, किसी भी आज लोग अवेयर है ना इन्फॉर्मेशन वाली एज में, तो जब आप कोई कैंडिडेट आता है तो उससे पूछते भी भाई आपने क्या काम करा। इसलिए आजकल लोग जो है वो रिपोर्ट्स निकालने लगे कि भाई मेरे 5 साल के अंदर क्या हुआ। कई सारी नई नई पार्टीज आ रही है जिन्होंने नए ट्रेंड सेट करना चालू कर दी, जिन्होंने बोला भाई हमारे विधायक ने ये काम करके दिया, हमारे MLA ने और हमारे जो MP है उसने ये काम करके दिया। तो अब दूसरी पार्टी को भी लग रहा है, क्योंकि लोग उसको देख के वोट दे रहे हैं, वो 2 स्टेट्स में सिलेक्ट होके भी आ गए, तो अब दूसरी पार्टीज को भी लग रहा है कि हाँ भाई हमको भी हमारा देना चाहिए रिपोर्ट कार्ड। और रिपोर्ट कार्ड देंगे तो अगली बार फिर उनको भी लगेगा कि 5 साल काम करेंगे तभी तो रिपोर्ट कार्ड आ पाएगा। तो धीरे धीरे जो है जिसको बोलते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर रोक। पहले हम बोलते थे कि 100 रुपये जो ऊपर से निकलता था तो नीचे नीचे पहुँचते पहुँचते 1 रुपये पहुँचता था। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिसमें डायरेक्ट ट्रांसफर लोगों के पास में देयर आर फाइनेंशियल इंक्लूशंस बहुत। ये सभी क्या हो रहा है, ये मतलब ही किसी इंसान के रूप में नहीं हो रहा है। मैं बता दूं, हम हो सकता है किसी एक इंसान को इसका श्रेय दे दे, बट ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है पूरी सोसाइटी की। और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो सोसाइटी की है या कलेक्टिव सोच है हमारी सोसाइटी की, वो किसी एक व्यक्ति के थ्रू घटित हो रही है। तो हमें वही कोई ना कोई तो जरिया तो बना। हमें जरिया बने तो हम हमारा काम अच्छा करते रहे। हो सकता है कि हमारी कौन सी चीज कहाँ इफेक्ट करके वहां तक पहुंच जाए, पता नहीं ना ऐसा। Now, sir, in this conversation in the final lap, I just want to understand few things. That being a successful entrepreneur and being a successful journey creator, I just want your point of view and your points and your suggestion to the young entrepreneur that what should be the parameters they should consider when they are thinking or coming into business. Because आज के तारीख में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन ओरिएंटेड और फैंसी ओरिएंटेड में चला जाता है। इसमें बैलेंस शीट के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ जिनसे भी मिलता हूँ कि बिजनेस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस। यू आर नॉट अ सैलरीड पर्सन, यू डोंट हैव ए फिक्स्ड इनकम। So till the time your business is not generating money or business is not generating profit, what you are getting then? And what the fun you are doing with the business? So your motto somehow should be profit and loss. And that balance sheet should talk much than you. And then you can automatically attract the investors. Because हर कोई एक profitable business का part बनना चाहते हैं. लेकिन अगर आपका business profitable नहीं है और आप गुडी गुडी पिक्चर दिखा रहे हैं, तो it is very difficult to attract investors and very difficult to sustain. So you will create a question mark on your ability and credibility as well in near future. So what should be your first 3 to 5 points to the young entrepreneurs they should consider when they are coming into the business or when they are coming or thinking about to being a startup? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आगे जाना चाहते हैं और अगर हमारे मन में एक स्ट्रॉन्ग थॉट है कि हमें करना चाहिए या करना है, तो मुझे लगता है कि हमें एटलीस्ट एक शॉट खुद के लिए देना जरूर चाहिए। ये मेरा पर्सनल थॉट है। चाहे वो आप आपके एजुकेशन के समय में करके तो जैसे भी करके, बट एटलीस्ट यू शुड हैव टू गिव वन शॉट टुवर्ड्स द
द थॉट दैट यू हैव टुवर्ड्स डूइंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, वो किस इंटेंसिटी में होगा वो आप समय के साथ डिसाइड करो। दूसरा, जब ये करना है तो हमें सिर्फ करने के लिए नहीं करना है। जैसे कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, डेमोग्राफी, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसे खुली आंखों से, खुले कानों से देखना, सुनना पड़ेगा। जब आप लोगों से मिलोगे, बात करोगे, तो उनके एक्चुअल पेन पॉइंट्स, उनके प्रॉब्लम्स या गैप्स समझ में आएंगे। और जब आप राइट गैप्स को पकड़ लोगे तो आप राइट सॉल्यूशन प्रपोज कर पाओगे, और वो राइट सॉल्यूशन फिर लार्ज ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है। तीसरा, जैसे कि हम अगर अंदर से मोटिवेटेड है और हम राइट प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, तो हमें एक्सटर्नल फंडिंग हमारे बिजनेस की लाइफलाइन नहीं बनेगी कि पैसा मिला तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यंगोवेटर के बारे में बोलते हैं लोग, जो भी मुझसे भी मिले होंगे, तो वे बोलते हैं कि उदित भाई, हमको मालूम है कि यंगोवेटर धीरे चलेगा, हो सकता है, और फास्ट भी चल सकता है, बट अगर धीरे भी चला पर चलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस हमने देखा है। इररिस्पेक्टिव कि आपको पैसे मिले नहीं मिले, आपको फंडिंग लेना नहीं लेना, जो भी है, बट वो पेशेंस, तो ये पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जब हम एक्चुअल में सस्टेनेबल बिजनेस बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम राइट लोगों से मिलके, राइट ऑफरिंग देके, राइट प्राइस पॉइंट पे बात करेंगे, और अल्टीमेटली वो हमारे सिस्टम को, हमारी कंपनी को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएंगे। फोर्थ, जब कोई स्टार्ट करने वाला है, तो कई बार हमारे टीयर 2, टीयर 3 सिटी में, जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बड़े हुए हैं, वहां पे हमें चालू करने के पहले फेल्योर का डर रहता है। आज के समय में मैं सभी वॉनबी एंटरप्रेन्योर्स को ये कहना चाहूंगा कि फेल्योर के डर से स्टार्ट नहीं करें, ये सबसे बड़ा फेल्योर होगा। यूएस के अंदर वो सभी एंटरप्रेन्योर जो फेलियर होते हैं, उनकी ज्यादा कदर की जाती है, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस। ये धीरे धीरे कल्चर हमारे यहाँ पे भी आ रहा है। आप जो स्टार्टअप कर रहे हो, वो आपके दुनिया को बताने के लिए नहीं कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखना, वो आप आपके लिए कर रहे हो। और उस दौरान में जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जीतो ही जीतो। अगर ये पता हो सबको कि स्टार्टअप करने से जीतेंगे ही, तो हर कोई स्टार्टअप चालू कर देगा। तो ये मालूम है ना कि जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। एम्ब्रेस फेल्योर्स, एंड इफ यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग फेल्योर, देन यू विल लर्न फ्रॉम फेल्योर्स। हम आजकल फेल्योर से डरते हैं, तो इसलिए हम फेल्योर को होने से हमारे फेस के सामने आना नहीं देना चाहते। और जब एम्ब्रेस नहीं करेंगे, तो उससे जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट लर्निंग है, वो नहीं सीख पाए। ये मुझे सिखाया चेस ने। जब मैं हार जाता था, तो हमारे सर हमको कहते थे कि हार वो 10-15 मिनट दिमाग में रहती थी, बट सर बोलते थे फटाफट आज का जो गेम है वो उसको खोलो और एनालिसिस करो। हमारा एनालिसिस करो, क्या गलत मिस्टेक करी, तुमने क्या मूव गलत खेला, उसको हम लोग इवेलुएट करते थे 2-3-4, उसका पूरा आज का हम सारांश निकालते थे, और फिर फुल थ्रॉटल के साथ में अगले दिन नए गेम के लिए आगे बढ़ते थे। सेम हम जब डरते हैं, और मैं आप बता रहा हूं, जब डरने की खौफ से आप स्टार्टअप करोगे ना, तो आपका फुल थ्रॉटल आप सही चीजों में भी नहीं दे पाओगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट इज कि यार बहुत कम समय अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर देंगे, तो पूरी दुनिया के पास में वो चीज जा सकती है। और वो जो सुकून देगा, वो जो चैन की नींद देगा ना, वो मुझे लगता है वो बड़ा मिशन है, वो प्राइसलेस है। और वो मुझे भी आज भी मुझे अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। अच्छी बात यह है सर कि आज जब मतलब मैं याद करता हूँ, जब 2011-12 में जब स्टार्ट किया था, तो मुझे स्ट्रांगली रिमेम्बर कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP और ये सब क्या होता है पता ही नहीं था। तो मैं फाउंडर्स के फोन पे बात करके उनसे समय ले लेके उनके पास जाता था, क्योंकि फादर को भी नहीं पता था, क्योंकि वो भी सर्विस क्लास में थी। तो मैं उनसे समय ले लेके उनके पास में जाता था, पर्सनली बैठता था, वो कभी समय दे दे कभी नहीं दे, फिर भी लगा रहता था कि हाँ कुछ ना कुछ मिले। वो ऐसे करके पूरा की पूरा नॉलेज ले लेके काम किया। आज जो है बहुत इंफॉर्मेशन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना, बहुत सारा कंटेंट तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग आतुर है आपको हैंड होल्ड सपोर्ट करने के लिए।
जस्ट दैट यू हैव टू सीक राइट हेल्प. आपको हेल्प भी मांगना पड़ेगी. बिना मांगे तो मतलब ईश्वर भी कुछ नहीं देता. प्रार्थना तो करनी ही पड़ती है ना. तो इंसानों से अगर आपको कुछ अगर हेल्प मांगोगे तो आज कम्युनिटीज अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, इंक्यूबेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, कई सारे इन्वेस्टर्स के कई सारे इनिशिएटिव्स अवेलेबल हैं. इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए इनसे हेल्प सही समय पे मांगते जाएंगे तो काम होता जाएगा. हम कई बार प्रोकास्टिनेशन करते हैं कि यार मैं इनसे मांगूंगा, ये क्या बोलेगा, गलत बोलेगा, ये देगा कि नहीं देगा. इन सब चीज़ों के क्वेश्चन दिमाग की ख्याली बुलाओं में हम लोग कई बार पहुंच ही नहीं पाते, या हम चीज़ों को लिंगर ऑन करते हैं, गैप क्रिएट करते हैं. अरे यार अभी हो जाएगा, देखते हैं बाद में करेंगे, देखते हैं बाद में करेंगे. टाइम इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. टाइम गया तो आपका इम्पॉर्टेंट जो आइडिया आपने प्रॉब्लम सोची थी उसका सॉल्यूशन जो आपने सोचा था वो टाइम अगर निकल गया तो उसका समय भी निकल जाएगा. कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, उसको फटाक से इम्प्लीमेंट करेगा और आगे बढ़ जाएगा. इसीलिए डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, डो नॉट प्रोक्रेस्टिनेट एंड डू व्हाटएवर यू थिंक यू कैन डू इट बेस्ट. वो एक बेयर मिनिमम हमारे शतरंज में बोलते थे, हमको चेस में बोलते थे कि चाल चलने के पहले बेयर मिनिमम चाल सोच लो कि मिनिमम से मिनिमम क्या होगा. तो अगर फेल भी हो गए ना तो जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है ना, आज स्टार्टअप कंपनीज ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हायर करने की तरफ आगे बढ़ती जिसने एक्चुअल में काम किया हो, भले वो शायद फेल हो गया हो. तो आपको कोई भी अच्छी कंपनी के अंदर एक सेलिब्रेटेड फेल्ड एंटरप्रेन्योर के रूप में भी आप अपने आप को प्रस्तुत करके अच्छी जॉब ले सकते हो. तो जो मिनिमम चीज़ है ना कि जॉब तो मिल ही जाएगी, तो गिव इट अ शॉट. क्यों रोकते हो ऐसा? So, thank you very much for precious time, and thank you very much for sharing all these insights, because these are very, very useful and very, very thoughtful to the present generation and the young startups. बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सारे चीज़ों में बात किए हैं, आपने पर्सनल स्टोरीज भी बताए हैं, विच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड चेस की जो आपका इम्पैक्ट है आपके प्रेजेंट स्टार्टअप में या आपके जो थॉट प्रोसेस में, प्रोफेशनल लाइफ में, that is also very, very important, and that plays a very important role. So thank you very much for giving your time, and to all the viewers that this was Mr. Mudit Thakkar, and a very successful entrepreneur and startup by the name of Youngovator, and which is doing an enormously and a great job in terms of managing things and managing kids. इनके स्टार्टअप के बारे में जानने के लिए यंगोवेटर की जो वेबसाइट है उसमें भी जरूर जाएं और एक बार देखें कि किस टाइप के काम हो रहा है और किस टाइप की और बेहतर काम हो सकता है. सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. Thank you, Indrajit ji, for inviting me. It was actually a candid conversation, and I think the viewers will get a small good insights from it. And I congratulate you for the initiative that you have been taking through this podcast. And I wish you all the best for all this success in the coming times. Thank you very much. Thank you very much. So thank you very much for watching the podcast with Mr. Mudit Thakkar of Youngovator. मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला है मुदित ठक्कर जी के बारे में एंड यंगोवेटर के बारे में, कैसे उन्होंने यंगोवेटर को आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं, व्हाट आर हिज थॉट प्रोसेस, व्हाट आर हिज विजन फॉर नियर फ्यूचर, और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना है. उनके स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, स्पोर्ट्स उनको कितना मदद किए हैं उनके मेंटल स्टेटस को और स्टेबल बनाने के लिए, जो उनके एंटरप्रेन्योरल जर्नी में भी काम आया है. So I guess it will be very, very insightful about his journey, about the brand behind the man. And एक काम ज़रूर करें, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट लिखें ताकि हमें पता चले कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हम अपने आप को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं. और आप हमें ज़रूर सजेशन दें कि किस टाइप के कंटेंट आप देखना चाहते हैं या किस टाइप के गेस्ट आप चाहते हैं, so that it will be very, very insightful podcast for you guys to understand and learn few many things. And most importantly, मेरे हिंदी के बारे में ज़रूर बताएं so that I can improve my Hindi a little bit, and it will be helpful for me and you guys as well. And please subscribe the channel so that you can get all the updates and all the videos and all the podcasts what we will be posting in near future. So thank you very much for watching the podcast, The Spotlight Beyond Profession. Signing it off.